नमस्कार। सर्जना एकेडमी फॉर डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स और आर्ट डिजाइन टीचर्स फोरम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वी वेलकम यू ऑल द गेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड आल्सो टू दिस वंडरफुल इवनिंग। ये वक्त है जब हम जानेंगे कि पेंटिंग कैसे देखते हैं, आर्ट को कैसे अप्रिशिएट किया जाता है। ये श्रृंखला हम लोग बहुत दिनों से योजना बना रहे थे और सौंदर्य और पेंटिंग्स इससे ताल्लुक और इसको सोचने समझने के लिए हमने सेशंस की शुरुआत करी थी। जयपुर से वरिष्ठ चित्रकार, चौर चिंतक और एस्थेटिक्स विशेषज्ञ अमित कल्ला जी के साथ हमारा बहुत ही बढ़िया सेशन हुआ था और हमें खुशी है कि अमित जी ने हमसे वादा भी किया है कि आगे भी इस तरह की सेशन हम लोग जारी रखेंगे और अमित जी का सहयोग उसमें मिलता रहेगा। मृणाल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत मृणाल जी आपका। मृणाल जी का परिचय भी आपको विस्तार से दिया जाएगा, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हम जिनसे भी हमारे महानुभावों से बात करते हैं, हमारे एक निवेदन पे वो लोग सहर्ष तैयार हो जाते हैं कि हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। आर्ट एंड बियॉन्ड, ये दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन लर्निंग। ये हमने लास्ट ईयर से शुरू किया है और इस दरमियान हमने बहुत सारी वर्कशॉप, बहुत सारे सेशंस का आयोजन किया है। And we are happy to inform you that we have not done all these workshops and sessions without a contribution from any sources. तो ये हम लोग और हमारे जो लोग शामिल होते हैं वो सब निशुल्क सेवा है सबके लिए। इस दौरान अभी जो बहुत निराशाजनक माहौल रहा हम सबके लिए, ये कोरोना का दूसरा दौर, उसमें जो है जिन लोगों को थोड़ी सी ताकत और मजबूती मिलती रही है, उसमें आर्ट का बहुत बड़ा महत्व है। और आर्ट से इतनी ताकत मिलती है तो पेंटिंग्स के रंगों के अलग अलग आयाम होते हैं, रंगों की अलग अलग संवेदनाएं होती हैं, जैसा अमित जी ने कल बताया था, रंगों की अलग अलग अनुभूति होती है। तो ये सब मिला जुला के जो पेंटिंग है, जो कला है, जो कला बनी हुई है, जो आर्ट वर्क है, तो वो भी हम में अलग अलग संवेदनाएं डालता ही है, निश्चित है। अब कोई पेंटिंग मुझे पसंद आती है, किसी को नहीं आती, या अमुक को क्यों है, या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये सब क्यों है, या उसके क्या पैमाने होते हैं, या हम कैसे उसको अवलोकन करें और हम कैसे समझें इस पेंटिंग को, मेरे ख्याल से ये मैं भी बहुत बेसब्री से जानना चाहता था विशेषज्ञों के साथ में। तो अमित जी के साथ जो बिस्मिल्लाह हुआ है वो आगे बरकरार रहे। मृणाल जी इसके लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। आगे हम बढ़े, मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अनिल जी को। अपर्णा जी खुद बहुत अच्छी चित्रकार हैं और भोपाल में नूतन कॉलेज में, गवर्नमेंट सरोजिनी नायडू कॉलेज में प्रोफेसर है पेंटिंग की। आज का जो ये विषय है, एक चित्र को किस तरह से देखें, ये प्रश्न हमेशा हम सभी के बीच में बार बार आता ही है, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं कला के विद्यार्थी हैं ज्यादातर लोग, और शिक्षक के किरदार में भी हैं कई लोग। तो बच्चों को समझाने के लिए और खुद के लिए भी, खुद के समझने के लिए भी ये प्रश्न हमेशा ही आता है सामने, क्योंकि अभी आजकल हमारे सामने इतने तरह के आर्ट फॉर्म्स हैं, वैरायटी है, इतने एब्स्ट्रैक्ट है, सेमी एब्स्ट्रैक्ट है और पिक्टोरियल है, फिगरेटिव है, इतने प्रकार के। जब हम एग्जीबिशंस में देखते हैं तो कई बार ये होता है कि ज्यादातर एक आम आदमी की ही तरह आर्ट स्टूडेंट्स भी रिएक्ट करते हैं। वो लोग उन पेंटिंग्स के पास ज्यादा रुक जाते हैं जो फिगरेटिव हैं, जो उनको समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सौंदर्य बहुत ज्यादा है, और सेमी फिगरेटिव या सेमी एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट में नहीं है, उसमें भी वही सौंदर्य है। लेकिन उसको कैसे समझें और उसमें क्या ऐसी चीजें देखें कि उसका पूरा आनंद लिया जाए, ये हम लोगों के सामने हमेशा एक प्रश्न उठता ही है, सभी टीचर्स के सामने और स्टूडेंट्स के सामने। तो ये विषय आज खास तौर से हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, मेरे भी स्टूडेंट्स इसमें हैं और कई लोगों के स्टूडेंट्स भी, सभी लोग इसमें शामिल हैं। और ये प्रश्न हमेशा बच्चे मुझसे पूछते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में हम लोग क्या देखें। बिल्कुल एक आम आदमी की ही तरह बात करते हैं कि ये नहीं समझ में आता है, मतलब ये मॉडर्न आर्ट है, मतलब उसका नामकरण भी हो गया कि ये मॉडर्न आर्ट है, और जो नहीं समझ में आ रहा वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है।
मॉडर्न आर्ट, बस दैट्स ऑल। इससे ज्यादा नहीं समझ में आता। एक बार बहुत समय पहले मैं सदगुरु का एक टॉक सुन रही थी। उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको गहरे आध्यात्म में जाना हो तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। वो ये कि आप अपने चारों ओर जो कुछ भी दिख रहा है उसको बहुत गहराई से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, और कोई भी एक चीज, चाहे वो पत्ता हो, चींटी हो, उसको देखिए तो देखते रहिए, तो आपके अंदर एक चमत्कार घटित होगा। उस समय मुझे नहीं समझ में आया था, लेकिन समय के साथ मुझे समझ में आया कि जब हम बहुत ध्यान से किसी चीज को देखना सीख जाते हैं, मतलब आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हमें आ जाता है, तो हमारे उस वस्तु के बीच में एक संवाद क्रिएट हो जाता है। मतलब वो वस्तु हमको अपने बारे में बताना शुरू कर देती है और हम उसे सुनना शुरू कर देते हैं, या हम उसके अंदर झांकना शुरू कर देते हैं, कुल मिला के उसे समझना शुरू कर देते हैं और उसके रहस्य को समझना, उसके अंदर क्या है एक्चुअली, उसकी आत्मा को जानना शुरू कर देते हैं। तो ये देखने की कला है दोस्तों। और जैसा सुनील जी ने कहा, सभी में सौंदर्य बोध होता है। हर व्यक्ति का अपना सौंदर्य बोध है, किसी भी स्तर का हो, किसी भी उम्र का हो, और हर इंसान का सौंदर्य बोध यूनिक होता है। जैसे दो इंसानों में फर्क होता है, वैसे ही अपना अपना सौंदर्य बोध होता है, और वो सब लोग अपने आप सौंदर्य बोध से संतुष्ट होते हैं। इसीलिए आपको जो चीज पसंद है वो मुझे पसंद आए जरूरी नहीं है, लेकिन सौंदर्य बोध को शार्पन किया जा सकता है, उसको तराशा जा सकता है देखने की कला के विकास से। और ये देखने की कला सब्जेक्ट है सौंदर्य शास्त्र का, जिसमें निष्णांत है हमारे मृणाल जी। वो हमें समझाएंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमको देखना चाहिए किसी पेंटिंग में। सिर्फ रूपाकार नहीं, सिर्फ रंग नहीं, सिर्फ बैलेंस नहीं, ये सब तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते ही हैं, आधारभूत सिद्धांत पढ़ाते हैं, सारे एलिमेंट्स पढ़ाते हैं, लेकिन एक पेंटिंग को, उसको समझ के उसको देखना हमें आ जाए और हम उसका पूरा आनंद ले सके, ये हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया अपर्णा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम आज ये देखेंगे कि हम पेंटिंग्स का आनंद किस तरह से ले सकें। तो मैं अपनी बातचीत की शुरुआत अपने एक अनुभव से देना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि दूरदर्शन पर कोई कलाकार थे, नाम मुझे याद नहीं है, वो बहुत अच्छे वायलिन बजा रहे थे। तो मैंने अपने सेट का, टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया और फिर अपने कामों में लग गया। इतनी देर में एक पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, यार कि क्या कोई मंत्री जी का निधन हो गया क्या? तो मैंने कहा, यार क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोले, नहीं, ऐसी जो धुन बज रही है वायलिन की वो तो ऐसे ही समय पर बजती है। तो खैर मैं उनसे क्या बोलता। लेकिन ये बात है, ये जो बात है ना, ये भोपाल के ही एक पॉश इलाके की है। हाँ, और आज भी हम जानते हैं कि यही हालत है कि हमारे समाज में आम लोगों में भी कलाओं के बारे में बहुत ज्यादा नहीं मालूम, और कला का सौंदर्य शास्त्र या इस तरह की जो और भी चीजें हैं जिसके बारे में मृणाल जी का स्पेशलाइजेशन है, हम उस पर आज बात करेंगे ही। यदि हम बात करते हैं कि संगीत देखें या फिल्म देखें, नाटक या साहित्य जैसी विधाओं को देखते हैं, तो वहां पे चीजें एक के बाद एक क्रम में खुलती हैं। लेकिन यदि हम कोई शिल्प को देखते हैं, कोई पेंटिंग को देखते हैं, तो उन कलाओं, वो पूरी की पूरी हमारे सामने होती हैं फिजिकली। हाँ, और फिर उसको तहों में हम धीरे धीरे खोल के देखते रहते हैं, और जब भी देखते हैं तो हर बार एक नई परत हमारे सामने होती है। और पेंटिंग की बात करें तो मतलब जैसे मेरा भी अनुभव है, आप लोगों का भी होगा, कि हम पहले उसे आंखों से देखते हैं, फिर दिमाग से देखने की कोशिश करते हैं, फिर मन से देखते हैं, और फिर दिल से देखते हैं, और ऐसे पेंटिंग की जो परतें हैं वो खुलती जाती हैं। तो मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। आप लोगों को ध्यान होगा, कुछ साथियों ने चकमक पत्रिका देखी होगी, जो हम लोग एकलव्य से निकालते हैं, और 1985 से ये लगातार निकलती जा रही थी।
तो एक बच्चा था जो शहरी बड़े स्कूल का था, और वो हर बार एक रचना हमको भेजता था, और हर बार उसकी रचना वापस हो जाती थी और नहीं छपती थी। एक बार उसने अपने मन से कुछ बनाया और वो छप गया। बाद में उसका चिट्ठी आती है कि जब मैं चित्र बहुत अच्छे से बना के भेजता था तो आप लोग नहीं छापते थे, लेकिन जब मैंने गूदाकारी करके भेज दिया तो आपने छाप दिया। तो ये बच्चे का एक इंटरेस्टिंग जो उसने सोचा होगा वो था। तो आज के माहौल में एक पेंटिंग को कैसे देखें, हाउ टू सी ए पेंटिंग जैसे विषय पर हमारे साथ मौजूद मृणाल कुलकर्णी जी हैं, जो हमारे साथ में आज आर्ट एप्रिसिएशन वर्कशॉप लेने वाली हैं। तो आज हम इस वर्कशॉप में कलाओं के पहलू का नया नजरिया वो देंगी, ऐसा हमें विश्वास है। तो मेरा नाम मनोज निगम है, और वैसे मैं भोपाल में रहता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से फिलहाल मैं उज्जैन में हूँ। और मालवा मेरा ननिहाल भी है और ससुराल दोनों है, और मुझे मालवा के लोगों से विशेष लगाव है। मृणाल जी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मालूम हुआ वो उज्जैन में ही पैदा हुई, और बाद में मालूम हुआ कि वो मेरे मित्र जो मनोज कुलकर्णी की बहन भी है। तो मतलब मेरी फीलिंग लेवल बहुत हाई हो गई। तो ये था कि मृणाल जी उज्जैन में पैदा हुई, और वहीं पे वो पढ़ी और बड़ी हुई। उनके जो भाई बहन थे और घर में कला का माहौल था, तो स्वाभाविक रूप से ही इस क्षेत्र में वो आ गई। खुद पेंटिंग करती थी, और उज्जैन के भारतीय कला भवन जो है वहाँ पे उनका आ जाना होता था, और शुरुआती शिक्षा वहीं से उनको मिली। और उस समय वाकंटकर जी जो थे वो भीमबेटका के प्राचीन शिल्प चित्रों के अन्वेषण में लगे थे। तो निश्चित रूप से जब विष्णु श्रीधर वाकनकर जी बात करते होंगे, और हमको मालूम है कि मनुष्य की पुरानी जो सबसे पुरानी कला वो चित्रकला ही थी, तो ऐसे में वाकनकर जी के सानिध्य में मृणाल जी ने यही सोचा होगा कि या उनकी जो रुचि रही है वो आर्ट हिस्ट्री में रही होगी। और दूसरा ये था कि भारत में यदि देखें तो आर्ट के क्रिटिक्स हैं ही नहीं, और यदि हैं भी तो वो बहुत ट्रेंड नहीं है। और अभी यदि हम देखते हैं तो ज्यादातर जो आर्ट क्रिटिक हैं, यदि हिंदी की हम बात करते हैं तो वो क्रिटिक लेखक ही होते हैं, जिनका मतलब मुख्य काम लिखना होता है या साहित्य की विधा में वो रहते होंगे। तो शायद यही चीज सोच के भी मृणाल जी ने आर्ट क्रिटिक के दायरे में भी सोचा होगा। तो मतलब मैं यदि कुछ गलत जानकारी है तो मृणाल जी बाद में प्लीज आप ठीक कर दीजिएगा। तो मृणाल जी ने आर्ट हिस्ट्री और एस्थेटिक्स में एमएस यूनिवर्सिटी से बैचलर किया, और वहीं से फिर आर्ट क्रिटिसिज्म और एस्थेटिक्स में मास्टर किया। आजकल आप जामिया मिलिया इस्लामिया के आर्ट हिस्ट्री और आर्ट एप्रिसिएशन विभाग में फैकल्टी हैं। उन्होंने इससे पहले कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली, साउथ दिल्ली के पॉलिटेक्निक, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, राय यूनिवर्सिटी जैसे विभिन्न जगहों पे फैकल्टी के तौर पे रही। और जाहिर है कि जब आर्ट एप्रिसिएशन और आर्ट हिस्ट्री जैसे विषयों को पढ़ाने का उनका अनुभव लंबा अनुभव है, तो इस कारण से उनके अनुभव के लेख विभिन्न समाचार पत्रों में, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स है, हिंदुस्तान है, ऑब्जर्वर है, हिंदू है, राष्ट्रीय सहारा जैसे अखबार हैं, और इसी तरह से कुछ वेबसाइट हैं, मेटरसॉफ्ट और आर्ट कंसर्न पर भी आपके काम और लेख प्रकाशित हुए हैं। और देश के विभिन्न भागों में और विदेशों में, जैसे हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में भी उन्होंने अपने पेपर्स को प्रेजेंट किया है, और अपनी विशेषज्ञता पर विभिन्न जगहों पे व्याख्यान भी किए हैं, और वर्कशॉप्स भी लगातार ली है। इसी कड़ी में यदि देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो मतलब हम लोगों के, हम एकलव्य के जो लोग हैं या शिक्षा में जो काम कर रहे हैं, उनके लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि
उन्होंने एनसीईआरटी और डाइट दिल्ली के तत्वाधान में आर्ट एप्रिसिएशन एंड लर्निंग थ्रू आर्ट इन प्राइमरी एजुकेशन पे वर्कशॉप भी लिए। तो मुझे पूरा यकीन है, जब मैं ये पोस्टर देख रहा था, सुनील जी ने बताया था, तो उसमें 14+ एज लिखी थी। तो मुझे पक्का यकीन है कि आज जो छोटे कम उम्र के कलाकार भी हमारे साथ जुड़े होंगे। और मृणाल जी ने बहुत सारी कला प्रदर्शनियों की क्यूरेशन भी किया है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण दायरा है आर्ट के क्षेत्र में। और जी के रिसर्च इंटरेस्ट की यदि बात करें तो आर्ट एजुकेशन है, डिज़ाइन एजुकेशन है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन डिज़ाइन है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडियो इन आर्ट एंड डिज़ाइन, और न्यू मीडिया आर्ट है। तो हम मृणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत फिर से करते हैं। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपके अनुभवों का लाभ हमको आज पूरी तरह मिलेगा, और हम आज एक नया नजरिया लेकर इस वर्कशॉप के बाहर होंगे। शुक्रिया सुनील जी कि आपने मुझे बुलाया है, ये वो मतलब आपने मुझे इनवाइट किया कि मैं आर्ट एप्रिसिएशन पे, लेकिन जैसे आपने वो टाइटल मुझे भेजा कि हाउ टू सी ए पेंटिंग, तो इसलिए फिर मैंने केवल पेंटिंग पे आज के दिन कंसंट्रेट किया है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ से हम लोग और भी दूसरी चीज़ों पे मूव कर सकते हैं। मैं स्कल्पचर भी लेना चाहती थी, मैं परफॉर्मेंस आर्ट का भी लेना चाहती थी, क्योंकि मैं कंटेम्प्रेरी आर्ट में बहुत सारे डिफरेंट विधाओं पे काम करना प्रेफर करती हूँ। एनीवे, तो पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि सीइंग, एक हम इंग्लिश में बोलते हैं सीइंग एक वर्ड, या सी, और भी दूसरे वर्ड हम यूज़ करते हैं, वो है लुक, सी, या फिर विजुअलाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जब हम आर्ट की या कला के विषय में बात करते हैं, क्योंकि हर एक का अलग अलग मीनिंग है। सी केवल फिजिकल एक तरीका होता है देखने का, लुक भी सिंपल फिजिकल तरीका होता है देखने का, लेकिन जब हम विजुअलाइज की बात करते हैं, जब हम परसेप्शन की बात करते हैं, वो होता है अलग तरीके से, मतलब एक ट्रेंड, या फिर हम बोलेंगे एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से। अगर जब हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो वो परसेप्शन या फिर वो पूरा होता है। जहाँ तक आर्ट हिस्ट्री में या आर्ट में अभी तक ये सारी चीज़ें ज़्यादातर, मतलब मैं बोलूँगी 1970s तक ये चीज़ें केवल आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती थी कि आर्टिस्ट कैसे देखता है वर्ल्ड, आर्टिस्ट कैसे वर्ल्ड को विजुअलाइज करता है और प्रेजेंट करता है। लेकिन जब बाद में 1970 के बाद से बहुत सारी जो थ्योरीज, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज, वहाँ से फिर डिस्कशन शुरू हुआ है कि जब एक पर्सन देखता है, एक कोई आदमी और देखती है, या उनका जो व्यू है वो कैसे उसको एब्सॉर्ब कर, क्या करते हैं। तो आज का प्रेजेंट मेरा उन्हीं चीज़ों पे है। हाँ, मैं शुरुआत कर रही हूँ बिल्कुल जैसे आर्टिस्ट सोचता है वैसे, क्योंकि जब हम वर्क देखते हैं तो हमारे सामने पूरा फिनिश कंप्लीट एक वर्क है, लेकिन वो कैसे शुरू हुआ होगा, वो कहाँ से शुरू हुआ होगा, वो एक चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है जब हम किसी भी वर्क को देखते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हम सभी को एक ब्लैंक स्पेस या एक खाली स्पेस का डर होता है जब हम कैनवास लेके बैठते हैं। जब मैं लिखने भी बैठती हूँ, एक पेज लिखने के लिए भी बैठती हूँ, तो मुझे भी ये शुरू होता है, डर होता है किसी को भी, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। और वो एक जो चीज़ है, एक जो प्रेशर है, उसको हम कैसे रिलीव करते हैं, कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उसको कहाँ तक ले जाते हैं, वो हमें जानना ज़रूरी है जब हम किसी भी वर्क को देखते हैं, एक वर्क ऑफ आर्ट को देखते हैं। ऐसे बोलती रहूँगी तो ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, इसलिए मैं अपना प्रेजेंटेशन देती हूँ जहाँ पे मतलब आपको विजुअली दिखेगा, क्योंकि वो भी एक विजुअल है। भले ही मैं रिटन इमेज दे रही हूँ, लेकिन वो रिटन वर्ड्स भी विजुअल हो जाते हैं, तो आप विजुअली से देखेंगे। और मेरा प्रेजेंटेशन भी मैंने उसी तरीके से तैयार किया, जहाँ पे आपको विजुअली थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग कर आएगी कि इस टाइप से ये क्यों, क्योंकि मैंने जानबूझ के कुछ स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली फॉलो नहीं किए, मैंने चेंज किया। तो वो मैं चाहती हूँ कि वो आप ऑब्जर्व करें, आप देखें, हम उसके ऊपर फिर डिस्कशन अलग से कर सकते हैं। मैं अभी अपना प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ।
तो मैं जैसे पहले भी बताया था कि एक क्वेश्चन है, क्योंकि सीइंग या व्यूइंग या फिर लुकिंग या फिर विजुअलाइजिंग या परसीविंग या परसेप्शन, बहुत सारे शब्द है जब हम किसी भी चीज को, जब हम एक वर्क ऑफ आर्ट को देखते हैं। अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि ये हम लोग यूजुअली तब भी बोलते हैं जब BFA फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं खासकर, या मैंने इवन छोटे बच्चों को भी जब बातें की हैं। सिंपल से बेसिक ये 3 चीजें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। एक तो है स्पेंड टाइम विद द वर्क, मतलब आपको किसी भी आर्ट वर्क के साथ टाइम बिताना पड़ेगा, आपको उसके वक्त देना पड़ेगा। आपको वक्त देने का मतलब ये नहीं कि हम बैठे हैं सो रहे हैं उसके साथ, हाँ, लेकिन वो भी एक चीज है कि धीरे धीरे दिमाग में जाता है अगर हम रोज कुछ न कुछ देखते हैं तो। अब यहाँ पर मतलब मेरा ये नहीं है मतलब कि केवल पेंटिंग देखे या केवल कल्चर देखे या केवल, अगर हम फिल्म भी देखते हैं, हम अगर फिल्म भी देखते हैं या हम अगर एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं या हम टेलीविजन भी देखते हैं, तो आप उसको विजुअल के हिसाब से देखना शुरू करें, ना कि स्टोरी क्या है, ना कि उसमें क्या कहा जा रहा है, कमेंट्स क्या है, उसको ना देखिए। केवल अगर आप विजुअल्स को ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो वो नेचुरली एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, वो आपका एक विजुअल मेमोरी डेवलप करता है। विजुअल मेमोरी, विजुअल इमेजिनेशन, ये एक्चुअली जब हम आर्ट एजुकेशन में बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये माना गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि 3 टाइप की मेमोरीज होती हैं। एक है विजुअल मेमोरी, एक है साउंड मेमोरी और एक है वर्ड मेमोरी, और जिसकी जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो उस फील्ड में ज़्यादा वर्क करता है। तो विजुअल मेमोरी ऐसे ही डेवलप नहीं होगी, क्योंकि उसको डेवलप करने के लिए आपको विजुअली देखना है बहुत सारी चीजें। और आज के टाइम में तो मतलब हम बम्बार्डेड है इतने सारे विजुअल से कि वो मेमोरीज हमारे दिमाग में बहुत आसानी से रह सकती है। आज के बच्चे विजुअली ज्यादा रिएक्ट करते हैं बजाय वर्ड या किसी और चीज के, क्योंकि वो इतने ज्यादा विजुअल देखते हैं हर रोज हर वक्त। दूसरा पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट, वो है पेशेंस। पेशेंस डेवलप करना, किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को देखने का पेशेंस डेवलप करना। पेशेंस किस लिए? पेशेंस मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपको पूरा दिन एक वर्क को देखना है। आप कम से कम अगर 1-2 मिनट भी किसी वर्क को देखते हैं तो उसके डिटेल्स, आपको क्या चीज है जो एकदम से आपको पिकअप करती है, टाइटल या उसके ऊपर बुक में क्या लिखा है, या उसके ऊपर हम म्यूजियम में जाते हैं, गैलरी में जाते हैं तो साइड में क्या लिखा है उसकी तरफ ध्यान ना देके केवल पेंटिंग पे ध्यान दें। अगर हम देखते हैं अगर, तो उससे सिंपल से हमें याद आता है कि हम एक एक चीज देखी जाती है। मुझे याद है फर्स्ट ईयर में जब बड़ौदा में भी एडमिशन ली थी तो सबसे पहले प्रोफेसर पारिमा जो हमारे टीचर थे, उनका ऑब्जर्वेशन, उनका कहना ही था कि पेशेंस डेवलप करो। और हमें बड़ौदा का एक बहुत सेंसिटिव चीज और बहुत अच्छा एलिमेंट है, वो है आर्टिस्ट्री डिपार्टमेंट का। आज के टाइम पे तो ओपनली सारा ऑनलाइन पेंटिंग्स अवेलेबल है। जब मैं 90s में गई थी पढ़ने तब तो नहीं था। तो आर्काइव वहाँ पे जहाँ पे केवल विजुअल्स अवेलेबल है, हर एक आर्टिस्ट के वर्क्स के विजुअल्स अवेलेबल है। हमें रोज ये बोला जाता था कि आपको आर्टिस्ट के काम देखने, पढ़ने के लिए नहीं बोला गया था कि उसको पढ़ो, पढ़ना बाद में आता है। पहले अपने काम देख के आप उसका व्यू बनाइए, कि पेशेंस डेवलप करें अपने वर्क, किसी भी आर्ट वर्क को देखने का, वो एक बहुत जरूरी है। और क्या देखने का? डिटेल्स बियॉन्ड आइडेंटिफिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई थी कि सब कोई आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि पेंटिंग में ये ह्यूमन फिगर है, ये ट्री का है, या ये आसमान है, ये पानी है। वो आइडेंटिफाई ना करना पड़े। आप पेंटिंग को देखते हैं तो आपको केवल एक विजुअल देखना है, आपको एक सिंपल एक चीज देखना है, आपको सिंपल कैसे वहाँ पे लाइन, कलर, फॉर्म, ये जो फॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो कैसे अरेंज किए गए हैं, कैसे विजुअली वो स्टोरी को नरेट किया जा रहा है, ना कि कैसे मतलब कहानी। तो आज मैं बहुत सारी चीजें डिफरेंट तरीके से लूंगी। एंड पेंटिंग इज अ विजुअल स्टोरी, वो स्टोरी है। और एब्स्ट्रैक्शन में भी स्टोरी है। एब्स्ट्रैक्शन भले हम हिंदी में बोलते हैं अमूर्त, वो अमूर्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें स्टोरी नहीं है, उसमें कहानी नहीं है, उसमें भी कहानी है। और वो कहानी कैसे डेवलप होती है उसी का मैं शुरू से एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, अर्नोल्ड अर्नहाइम एक ऑथर है, उसकी बुक है विजुअल इमेजिनेशन एंड आर्ट। वहाँ से
बहुत सारे एलिमेंट्स ही टॉक्स अबाउट कि कैसे हम विजुअल स्टोरी डेवलप करते हैं, आर्टिस्ट कैसे विजुअल स्टोरी डेवलप करते हैं, और जब हम वो विजुअल स्टोरी पे ध्यान देंगे तो फिर हम नेचुरली उसको समझ जाएंगे। तो जब मैं बोल रही हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन में भी स्टोरी है, तो वो अलग तरीके से उसकी स्टोरी है, उसका नरेशन एक अलग एस्पेक्ट है। थर्ड पॉइंट बहुत जरूरी है, अप्रिशिएट द पेंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म या फिर कंटेंट। फॉर्म जैसे अभी मैंने बताया, मैं विजुअली वैसे स्टार्ट करूंगी, लेकिन दो चीज अलग अलग नहीं है। कंटेंट में बात कर रही हूँ मैं, सब्जेक्ट मैटर की बात नहीं कर रही हूँ। कंटेंट मतलब जो भावार्थ उसका निकलता है उसको हम कंटेंट बोल सकते हैं। विषय वस्तु जो है वो है सब्जेक्ट मैटर, और विषय वस्तु जो है वो केवल स्टोरी नरेट करना हो सकता है। लेकिन जो भावार्थ है, जो कंटेंट है, वो आपके फॉर्मल एलिमेंट से भी आ सकता है, उससे भी आता है, आ सकता है नहीं, उसी से आता है। क्योंकि हम कुछ चीजें रिजेक्ट करते हैं, कुछ चीजें हम सिलेक्ट करते हैं जब हमें कुछ पेंट करना होता है। तो हम हमें रिजेक्ट या सिलेक्ट नहीं करते, हम कुछ सोच समझ के जो चीज हमें एक्सप्रेस करना है उसको ध्यान में रखते हुए हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम यूज करते हैं। तो वन के ना, तो पहला पॉइंट उसी में कि कैसे हम फॉर्म या कंटेंट को कर सकते हैं। आज मैंने जो विजुअल्स, ये 3 बेसिक चीजें मैंने जानबूझ के बताई, क्योंकि इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं विजुअल्स पे जाऊंगी और मैं उसके ऊपर डिस्कस करती रहूंगी, जहाँ पे मैं कंटेंट का भी करूंगी और फॉर्म का भी करूंगी, कैसे हम लोग फॉर्मल एलिमेंट्स लेते हैं। नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मैंने सबसे पहले ही बोला था, जैसे हम ब्लैंक पेज देखते हैं, हम ये नॉर्मल सभी का होता है कि जब ब्लैंक पेज सामने होता है तो एक टेंशन होता है, कहाँ से स्टार्ट करना, कैसे स्टार्ट करना, क्या पुटअप करना। लेकिन हम जैसे एक छोटा सा डॉट भी डालते हैं, वो ब्लैंक स्पेस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो जो ओपननेस है उसकी, वो पूरी अटेंशन हमारा उस डॉट पे डाल देता है। और जैसे ही हम उसके आसपास कुछ और ड्रॉ करना शुरू करते हैं, हम चीज़ों का रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं। मैं इसलिए जानबूझ के डॉट, लाइन, इस टाइप के फॉर्म्स ली हूँ जिनका कोई यूजुअली हम कोई साइकोलॉजिकल मीनिंग नहीं निकालते। ये बहुत बेसिक सिंपल शेप्स हैं, इनसे हम अब यहाँ पर अगर हम चाहे तो स्पेस भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि दो चीजें एक साथ रिलेट हो गई। पिछले वाले में भी जैसे डॉट डाला, पीछे का वाइट बैकग्राउंड हो जाता है, डॉट फोरग्राउंड हो जाता है, फिगर बन जाता है। फिगर यहाँ पर भी बार बार बोलना चाहूंगी, यूजुअली हम स्टूडेंट्स मेरे बहुत सारे यूज करते हैं फिगर, उनके हिसाब से केवल ह्यूमन फिगर है, लेकिन एक्चुअली फिगर केवल ह्यूमन फिगर नहीं है। कोई भी चीज आपने ड्रॉ करिए, कोई भी इमेज आपने ड्रॉ करिए, वो फिगर है, वो एक इमेज है। तो डॉट भी एक फिगर है, इमेज है। दूसरी लाइन और फॉर्म का, डॉट का एक रिलेशनशिप होता है, उन दोनों के रिलेशनशिप से नेचुरली यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होता है, जो एक इंटरेस्टिंग टेंशन क्रिएट करता है, और जिसका मीनिंग पीछे के स्पेस से भी आता है। फिर हम अगर यहाँ पे करें तो और ज्यादा चीजें होती हैं। मैं जानबूझ के जब फिर हम ऐसा करते हैं तो हमें यहाँ पर कि सब कुछ एक जगह हो गया, नेचुरली हम दूसरी तरफ करते हैं। ये नॉर्मल एक ह्यूमन माइंड से जब वर्क करता है, हम पेंटिंग या इस टाइप से करते हैं। हाँ, हम वहाँ पे कभी पेड़ रख देते हैं, कभी आर्किटेक्चर रख लेते हैं, कभी ह्यूमन फिगर रख लेते हैं, कभी फ्लावर रख लेते हैं, कुछ और भी चीजें हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन यही एक नॉर्मल चीज विजुअल स्टोरी नरेट करने की प्रोसेस है। और जब हम ये प्रोसेस को समझ जाए, वहीं से फिर हम वर्क के ऊपर आ सकते हैं। मैंने जानबूझ के पहली स्लाइड जानबूझ के मैंने एब्स्ट्रैक्शन ली है, क्योंकि वो एक पॉइंट है, क्योंकि जब मैं ये बात कर रही थी तो हमें यहाँ पर भी मैंने जानबूझ के जैक्सन पोलॉक की पेंटिंग ली है, मैंने जानबूझ के एब्स्ट्रैक्शन लिया है। रीजन ये क्योंकि यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज है, अब मैं जो स्टोरी की विजुअल, अगर हम विजुअली रीड करेंगे तो अब हम इसमें अगर देखना चाहे, जैसे भी अगर मैंने जो पॉइंट्स रखे उस पॉइंट से अगर मैं आती हूँ इस पे, तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी डॉट से भी शुरू करती हूँ, नेचुरली अगर मैंने यहाँ से, जैसे जहाँ पे मेरा कर्सर है, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, तो मैं ये व्हाइट लाइन लेके जाती हूँ, तो नेचुरली यहाँ पे आके ब्लैक में मिक्स होती है। ब्लैक इधर, कहाँ से आंखें मेरी किधर 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 ट्रेवल कर रही है, और जो आंखें मेरी यहाँ से वहाँ घूम रही हैं, वो आंखें मुझे कहानी बता रही है, जिससे मैं ये बात कर सकती हूँ कि यहाँ पे एक मूवमेंट डेवलप हो रहा है, यहाँ पे एक टेंशन
यहाँ पर एक कहीं पे एकदम से, जैसे यहाँ पे ये डिटेल है इस साइड में आप देख सकते हैं, कुछ लाइन एकदम से थिक कलर से डाली है तो वो एकदम से वहीं के वहीं स्टक हो गए जैसे यहाँ पर, लेकिन कुछ पतली लाइन है जिस टाइप से डाली तो उसमें एक फ्लो अलग से आता है। अब मैं यही स्टोरी की बात कर रही हूँ कि ये है एक विजुअल स्टोरी, इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, हमें कैसे, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई कहानी होनी चाहिए। यहाँ पर हम सिंपल जो हमारे बेसिक विजुअल एलिमेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं लाइन, कलर, स्पेस, फॉर्म, इन्हीं के कनेक्शन को कैसे, कंपोजिशनल मोडालिटीज हम एक वर्ड यूज करते हैं आर्ट क्रिटिसिज्म में, जिसका मीनिंग ये है कि हम एक कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, फिगर को अरेंज करके नहीं करते हम कंपोजिशन, हम कंपोजिशन डेवलप करते हैं, आर्टिस्ट डेवलप करता है, वो करती है, वो है ये सारे एलिमेंट्स जो है या जो भी प्रिंसिपल्स हैं जिनको बोलते हैं उन सबके कंपोजिशन के साथ। तो वो सारा एलिमेंट जो है, अब यहाँ पे इसीलिए जो मैं बात कर रही थी कि मैंने स्टार्ट किया सिंपल से लाइन को यहाँ से देखना, कैसे मेरा आंखें मूव करती है, क्या होता है, यहाँ से किया। अब मैं दूसरी चीज मैंने बताया कलर्स, कि कैसे कहीं पे थिक कलर पड़ा है, कहीं पे पतला कलर हो जो आगे, ये मेरे सिंपल ऑब्जर्वेशन है, ये मेरे सिंपल देखना है जो मैं धीरे धीरे देख के ऑब्जर्व करती हूँ। यहाँ पे कैनवास का टेक्सचर भी है जो ऑफकोर्स उसमें ऐड करता है। जैक्सन पोलॉक कुछ बटन्स वगैरह ये भी लगाता था तो उसका भी एक टेक्सचर अलग से। तो ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके कहानी डेवलप करते हैं और फिर जो उसके कंटेंट को डिफाइन करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये स्क्रिबलिंग जो सबसे पहले बच्चे शुरू करते हैं, कहीं से भी कुछ भी करके स्टार्ट करना, जिसमें कोई स्टोरी का एकदम एक एम्फेसिस पॉइंट नहीं है, कोई भी जहाँ पे बहुत आपका ध्यान आकर्षण हो, एकदम एक पॉइंट जहाँ पे आपका सबका पूरा ध्यान जाए, वो नहीं है। कंपोजिशन का एक जो कॉन्सेप्ट होता है, वो कंपोजिशन की मॉडलिटीज जो मैं बात कर रही थी वो नहीं है। तो जब हम ये ऑब्जर्व करना शुरू करते तो हम समझ जाते कि इसमें पेंटिंग की कहानी क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर कोई दूसरी कहानी आर्टिस्ट नहीं बताना चाहता, लेकिन उसी को आगे डेवलप करना चाहते। अनदर वर्क बाय मार्क रोथको, ये भी एब्स्ट्रैक्शन में जाएगा, इवन इफ यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे टी शर्ट है, लेकिन फिर भी मैं इसे एब्स्ट्रैक्शन में देखना चाहूंगी क्योंकि वो कलर्स की प्यूरिटी, हर एक कलर की क्वालिटी है, उसमें प्यूरिटी है ना। रेड की भी डिफरेंट शेड्स है या ब्लू की भी डिफरेंट शेड्स है, लेकिन हर एक कलर का, आई वांट टू यूज द वर्ड शेड्स, डिफरेंट ब्लूज है और डिफरेंट रेड्स है, शेड्स भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो उनका जो वाइब्रेंसी है, उसके जो क्या बोलते हैं हम, आंखों का में जो अट्रैक्ट करता है वो है कलर की वाइब्रेंसी, उसका एक शार्पनेस, वो लाइन भी जो येलो और वाइट लाइन भी जो जा रही है, उसका जो शार्पनेस, उसका जो एक आंखों को अट्रैक्ट करता है किस टाइप से, मतलब ब्लू का अपना है, डार्क ब्लू का भी अपना एक प्रेजेंस है, कॉन्फिडेंट, मतलब एक अपना आइडेंटिटी है। तो दो क्लिपें जो रेड और ब्राउन और येलो है उसकी भी अपनी आइडेंटिटी है, और ये चीजें जो हैं इस पेंटिंग को इंटरेस्टिंग बनाती है। आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, जब हम विजुअली देखना शुरू करेंगे तो हम आइडेंटिफिकेशन को धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना होगा। तभी हो सकती है जब आप रोज मैं बोलूंगी कि आप एक आर्टिस्ट का, एटलीस्ट एक आर्टिस्ट का काम देखेंगे, कोई भी आपके इंटरेस्ट। कैंडिंस्की, सॉरी मैं आर्टिस्ट के नाम पहले बता रही हूँ, लेकिन बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो हमें केवल वर्क को देखना है। कैंडिंस्की बाद में आऊंगी मैं, लेकिन कैंडिंस्की एक ऐसा आर्टिस्ट है, क्योंकि मैंने सबसे पहले विजुअल इमेजिनेशन और विजुअल मेमोरी की बात करी थी। कैंडिंस्की इज वन ऑफ द आर्टिस्ट, वेरी फ्यू, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर थे हमारे यहाँ पे, who was a good musician. He used to play very nicely piano. He was a writer, good writer, and he was also a painter. And famous quote है Kandinsky का कि when I see color in music and I see sound in painting. ये है quotation. तो जिसको हम बोलते हैं सिनेस्थेशिया, मतलब डिफरेंट टाइप की एस्थेटिक कंसर्न्स है जो एक आर्टिस्ट में तीनों चीजें हैं, साउंड का भी है, विजुअल का भी है और राइटिंग का भी, वर्ड का भी है। एंड ये वो साइको उनकी एक बुक है ऑन एब्स्ट्रैक्शन, इन दैट बुक एक्चुअली ही टॉक्स अबाउट
कि कैसे लाइन के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, किस टाइप से लाइन, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल। मैं जानबूझ के यहाँ पे वर्ड स्पिरिचुअल यूज कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप उसको कहीं से भी रिलीजियस कनोटेशन मिले। स्पिरिचुअलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन द रिलीजियस एस्पेक्ट। स्पिरिचुअलिटी आपके माइंडसेट का है, माइंड की को कैसे आप डेवलप करते हैं उसके साथ है। साइकोलॉजी से कनेक्टेड है, यहाँ कोई भी रिलीजियस एलिमेंट नहीं है। सो ओपेक कलर का क्या क्वालिटी होगा, ट्रांसपेरेंट कलर की कैसे होती है, उन दोनों के रिलेशनशिप से क्या मीनिंग। ही गोज इनटू कंप्लीटली कैंडेंसी का जो ऑब्जर्वेशन है, और वो टाइटल भी देता था कंपोजिशन या फिर देता था इम्प्रोवाइजेशन। ये दोनों टर्म्स म्यूजिक की हैं, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन पूरे एक स्ट्रक्चर में आप छोटी सी जगह पे कहीं इम्प्रोवाइज करते हैं। पूरे स्ट्रक्चर में जो भी आप वेस्टर्न स्पिरिचुअल भी लेते हैं वो, या इंडियन क्लासिकल उसमें राग भी लेते हैं, उसमें आप एक छोटे से पार्ट में कहीं पर आप उसमें इम्प्रोवाइज करते हैं। कंपोजिशन मतलब आप पूरी कंपोजिशन तैयार कर रहे हैं। तो वो म्यूजिक को लेकर ही मेक्स लॉट ऑफ पेंटिंग्स। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है उन बुक्स में, और खासकर ऑन ऑब्स्ट्रक्शन बुक में। ये सारी बुक्स जो मैं बता रही हूँ वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ही टॉक्स ब्लैक कलर जो है, ब्लैक कलर आपको पूरा अपने अंदर खींच लेता है। अगर ओपेक ब्लैक कलर है तो वो ब्लॉक नहीं करता, वो आपको अपने अंदर खींचता है। वहीं पे ट्रांसपेरेंट कलर आपको उससे एंटर होके बाहर निकलने भी देता है। तो ये इस टाइप के जो ऑब्जर्वेशंस के कलर्स को कैसे यूज करना, या लाइंस को कैसे, लाइन ऊपर जाती है तो क्या कनोटेशंस होते हैं, कर्विलिनियर लाइन है तो उसके क्या होंगे। ही टॉक्स वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स, और उनके कंपोजिशन से कैसे मूवमेंट, म्यूजिकल मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो वो एक विजुअल स्टोरी नरेट करता है। उसी तरीके से जैसे साउंड से म्यूजिक में, लेकिन लिरिक्स की जरूरत नहीं है म्यूजिक में भी, सिंपल साउंड से भी आप इस तरह से म्यूजिक में एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। वही स्टोरी कैंडेंस की पेंटिंग के थ्रू करने की कोशिश करता है। और इवन पॉल क्ली के वर्क्स में भी ही वाज आल्सो ए वायलिन प्लेयर। तो वो म्यूजिक का इम्पैक्ट पॉल क्ली और कैंडेंस्की के वर्क में बहुत स्ट्रांगली आता है। और जिस तरीके से वो कलर ट्रांसपेरेंसी, यहाँ तक कि यहाँ पर जो कलर्स है, वाटर कलर है, फिर लिनियन का क्वालिटी कैसे होगा, कार्डबोर्ड का पीछे का क्वालिटी, इवन इंक से भी किया है, ऑयल भी यूज किया है कि डिफरेंट, क्योंकि ऑयल कलर का अलग इम्पैक्ट होगा, वाटर कलर का अलग से होगा, इंक उस पर होगी तो उसका अलग से होगा। तो आर्टिस्ट मतलब कहीं ना कहीं हमें ऑब्जर्व करना जरूरी है, इसलिए हमें ये टेक्निक्स भी पता होने चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि कोई वाटर कलर का क्या इम्पैक्ट, वाटर कलर कैसे यूज होता है, ऑयल कलर कैसे यूज होता है, एक्रिलिक की क्या क्वालिटीज हैं ना, या फिर पेस्टल्स में सॉफ्ट पेस्टल की क्वालिटीज है, ऑयल पेस्टल की क्या क्वालिटीज है, इन सब का मतलब चारकोल पेंसिल्स में भी डिफरेंट, इसमें हर एक चीज आपको देखने का, ऑब्जर्वेशन करने का भी एक देखते आपको पता चलना चाहिए। ये चीजें जब आती हैं वो रोज रोज देखने से ही आती हैं, वो आपको विजुअल के साथ रहकर ही आएगी। क्योंकि आपको जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा निरमा साबुन का ना, जब वो हाथ घुमाते कि वो सर जैसा मतलब एक गला हुआ साबुन दिखाते हैं और एक उंगली घुमाते हुए दिखाते हैं, वो खुरदुरापन जो है वो निरमा साबुन का वो आपको अपने आप फील हो जाएगा। भले वो विजुअली आप देख रहे हैं जिसमें खुरदुरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो दिखाया जाता है, दोनों विजुअल एक साथ रखे हैं, वो अपने आप को खुरदुरापन आपको फील होगा। तो वो चीजें आपके माइंड में टेक्सचर जो क्योंकि आपके मेमोरी में है, आपको उस मेमोरी को ट्रिगर करना है थ्रू विजुअल। और जब आप वो मेमोरी को ट्रिगर करते हैं थ्रू विजुअल, तो आप नेचुरली उस पेंटिंग में फिर एंटर करते हैं। अब जैसे ये पॉल क्ली की पेंटिंग है, इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि जब मैं देख रही हूँ यहाँ पे मुझे नेचुरली कुछ इस टाइप का फील होता है, कुछ पैचेस है, पैच वर्क जैसा है। वो लैंडस्केप भी हो सकता है जो हम ऊपर से देखते हैं, वो पैच वर्क हमारे घर में अगर कुछ पैच वर्क वाले क्विल्ट है या फिर जो हम स्प्रेड करते हैं वो है, उसमें भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लांट्स या कुछ बिल्डिंग्स इस टाइप के आर्किटेक्चर भी दिख रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि वो लैंडस्केप, लेकिन कितने तरीके से उसने मतलब सिंपल कलर पैचेस से वो उस चीज को डेवलप किया है। तो कहीं पर भी वो आइडेंटिफिकेशन की चीज नहीं है ज़्यादा,
लेकिन कलर पैचेस, यहाँ पे कलर कहीं पर भी किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए नहीं है, यहाँ पे कलर अपने आप में एग्जिस्ट कर रहा है, कलर का अपना एक क्वालिटी है, कलर अपने खुद की एग्जिस्टेंस, अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, उसका कोई भी रोल नहीं है किसी भी चीज को डिफाइन करने। तो यहाँ पे कंटेंट इस तरीके से डेवलप होता है जो फॉर्मलिस्टिक एलिमेंट से ही ऑफ कोर्स डेवलप हो रहा है, फॉर्मल एस्पेक्ट से ही डेवलप हो रहा है, लेकिन वो उस तरीके उसमें एक एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कोर्स है, तो उसका जो कंटेंट है वो भी एब्स्ट्रैक्ट है। अकबर पदमसी के मेटास्केप में एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग, अकबर पदमसी और नेक्स्ट आर्टिस्ट शोभा बूटा, दीज आर टू इंडियन आर्टिस्ट जो मुझे बहुत पसंद है जब एब्स्ट्रैक्शन में आते हैं, क्योंकि उस कलर की जो क्वालिटी है उनके वर्क्स में, क्वालिटी जो है दैट अट्रैक्ट्स, क्योंकि आप देखते हैं आप कहीं पर भी आप इनके एग्जीबिशन या वर्क्स देखेंगे तो आप अपने आप उन कलर की जो एक क्वालिटी है, उसका जो एक प्योर वर्ड में यूज नहीं करना चाहती जानबूझ के, लेकिन उसका एक जो वाइब्रेंसी है, उसकी एक जो अपना एग्जिस्टेंस है, वो आपको अपनी तरफ खींचेगा, वो आपको पुश करेगा कि आप उसको समझने की कोशिश करें, ना कि आप यहाँ पे ये क्या है, पहाड़ है या क्या है, उस पर नहीं जाएंगे, आप कलर्स की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे कि कलर्स को कैसे पिकअप करें, कलर्स की क्या क्या क्वालिटीज हैं। आप हर एक कलर का अपना एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्राउन में भी ब्लैक जो है उसका अलग एक क्वालिटी है, जैसे ब्राउन ब्राइट, उसके कंपैरिजन में ब्राउन ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये येलो के कंपैरिजन में, भले येलो यूजुअली ब्राउन से ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ब्राउन ज़्यादा ब्राइट लग रहा है येलो से। तो कैसे कलर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर अपना एक एग्जिस्टेंस प्रिफर करते हुए रहते हैं, दैट इज द वे वन कैन एंटर। तो हम देखते हैं वर्क को, हम ऑब्जर्व करते हैं, आप वो केवल कैसे आर्टिस्ट ने यहाँ पे हमें ब्रश स्ट्रोक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमें कलर्स दिख रहे हैं। तो कभी ब्रश स्ट्रोक की तरफ हमारा ध्यान जाएगा, कभी हमारा कलर की तरफ जाएगा, कभी हमारा लाइन की तरफ जाएगा। सेम विद शोभा बूटा। सो जो एक कलर का, हर एक कलर का एक दूसरे के साथ मर्ज होना, हर एक कलर का एक अपना एग्जिस्टेंस रखना, और उससे एक साउंड क्वालिटी की, जैसे कुछ वाइब्रेट हो रहा है, जैसे कुछ बाहर वाइब्रेट होते हुए निकल रहा है, दैट क्वालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम देख सकते हैं जो शोभा बूटा के वर्क्स में हो रहा है। Now this is a painting by Francesco Clemente, who is an Italian artist, but he lives in Chennai. अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नेचुरली जिस टाइप से मैं एब्स्ट्रैक्शन की उधर बात करी थी, लेकिन यहाँ पर एक इमेज क्रिएट होती है, एक इमेज है, वो इमेज बड़ी इंटरेस्टिंग इमेज है कि वो शंख है और शंख से पानी गिर रहा है और पीछे उसके पूरा समुद्र है जिसमें पानी है पूरा, और ऊपर भी पानी है क्योंकि आकाश में भी आपको क्लाउड्स और ये सब दिखते हैं। अगर हम मैं सिंपल इमेज को ऑब्जर्व कर रही हूँ यहाँ पे, मैं नहीं पढ़ रही आर्टिस्ट कौन है, मैं नहीं पढ़ रही कि क्या है, कब किस टाइप से काम किया है, क्या किया है, लेकिन मैं केवल इमेज को देख रही हूँ। तो एक शंख है, ऑफ कोर्स इट हैज उसका एक जिस टाइप से वो शंख को ड्रॉ किया है उसका एक सेक्सुअल कनोटेशंस हो सकते हैं, और उसमें से पानी नीचे गिर रहा है और वो अर्थ पे, लेकिन हमें अर्थ पे कहीं पर भी पानी नहीं दिख रहा है। पानी हमें जो दिख रहा है वो बैक साइड में दिख रहा है जो समुद्र में है पूरा का पूरा। ये हमारा सिंपल ऑब्जर्वेशन, हमने ये देख लिया। अब जैसे मैंने बोला इसके सेक्सुअल कनोटेशन हो सकते हैं जिस टाइप से उस शंख को ड्रॉ किया है। ये जो ऑब्जर्वेशन है मेरा, ये मेरा जो चीज़ है वो मैं बहुत सारे दूसरे आर्टवर्क्स में, क्योंकि हमारे बहुत सारे तांत्रिक इमेजेस में और इन सब में भी यूज होता है, बहुत सारी चीज़ों में इस टाइप के कनोटेशन यूज होते हैं। वो इमेजेस मेरे माइंड में है इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि हाँ इसमें ये मीनिंग हो सकता है। अगर नहीं भी है तो भी ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर हमें पता है, हम उससे भी एक बार बोल देते हैं। एंड ऑफ कोर्स दैट वाटर फॉलिंग, तो एक लाइफ वहाँ से डेवलप हो रही है। हम एक तरह से पीछे एक लाइफ है जो वाटर है वो इधर तक नहीं आ रहा है, वो वहीं पे रुका है। तो इतने सारे एक एंट्री पॉइंट्स है, हम किस एंट्री पॉइंट से हम इसके अंदर घुसते वो हमारी चॉइस है। कोई हो सकता है इस एंट्री पॉइंट से घुसे कि ये कैसे वेव्स को, कैसे लहरों को कैसे पेंट किया है,
और जो ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है उसमें जो मूवमेंट आ रहा है वो कितना इंटरेस्टिंग तरीके से, हम ऐसे भी एंटर कर सकते हैं। हम ऐसे भी एंटर कर सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बताया कि किस टाइप से इसके रेफरेंसेस बहुत सारे इंडियन दूसरे मेज जैसे उससे है, वहाँ से भी हम एंट्री कर सकते हैं। इसमें हम एंट्री इस टाइप से भी कर सकते हैं कि एक इटालियन आर्टिस्ट चेन्नई में आके रहता है और वो इस टाइप से पेंट करता है ना। मोस्टली ही पेंट्स ऑन पेपर, वाटर कलर, और ही ऑल्सो पेंट्स ऑन ऑयल और वाटर दोनों मिक्स करके करते हैं। क्लेमेंट के वर्क्स में बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिसमें ही मिक्सेस, और दोनों कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इटालियन कल्चर भी क्योंकि उसके पास वहाँ पे भी उतना बड़ा आर्ट हिस्ट्री है और सब मतलब कल्चरल हेरिटेज इतना स्ट्रॉन्ग, पेंटिंग मतलब यूरोपियन आर्टिस्ट की क्वालिटी उनकी पेंटिंग दे कांट गेट आउट ऑफ, मतलब अगर आप कोई भी यूरोपियन आर्टिस्ट का काम देखेंगे उसमें पेंटिंग का जो क्वालिटी है दैट इज, क्योंकि वो उनके पास इतना नेचुरली दैट हिस्ट्री इज वेरी मच देयर एंड दे आर ऑफ कोर्स दे कैरी दैट। तो इटालियन और इटालियन आर्टिस्ट में भी वो क्वालिटी बहुत आती है। तो एक तरफ वो है, लेकिन दूसरी तरफ वो रिफर कर रहा है दूसरा एक इंडियन, दूसरे का स्ट्रॉन्ग पेंटिंग कल्चर, सिविल जैसे विजुअल कल्चर जो इंडियन है। तो ये दोनों इमेजेस कैसे मिक्स होकर आती हैं, कहाँ से ये चीज़ें डेवलप होती हैं? ये तो एक सिंगल पेंटिंग है, लेकिन बहुत सारे इसमें ही वो क्लेमेंट छोटे छोटे वर्क्स पेपर में पेंट करता है, खासकर हैंडमेड पेपर, फिर उनको अरेंज मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ के पेंटिंग को पूरा डेवलप करता है। इट इज नॉट वन सिंगल पेंटिंग, बस पूरा बहुत सारे ड्राइंग्स ये सब मिला के एक बहुत बड़ा पेंटिंग। तो वो भी एक एंट्री पॉइंट हो सकता है कि कोई आर्टिस्ट कैसे एग्जिबिट करता है, क्योंकि जरूरी नहीं जिस तरह से आर्टिस्ट पेंट करता है एग्जिबिट वैसे ही करे, वो अलग भी करता है। एंड दैट इज वन पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है जब हम एंट्री पॉइंट करते हैं। हम एक वर्क को, मैं हर समय पॉइंट बोल रही हूँ एंट्री पॉइंट, क्योंकि आपको कहाँ से एंटर करना है वर्क में ये आपकी चॉइस है, ये आपको आप कर सकते हैं वहाँ से। कई बार कुछ होता है, मुझे भी होता है, कुछ वर्क्स मुझे पसंद नहीं आते, आपको भी नहीं आते होंगे, कुछ वर्क्स बहुत पसंद आते हैं। वो सबसे पहला पॉइंट है हमें एंटर करने के लिए कि ये काम मुझे क्यों पसंद आया है और ये काम मुझे क्यों पसंद नहीं आया, और वहाँ से मैं शुरू हो सकती हूँ कि मुझे ये काम क्यों पसंद नहीं आया, इसमें क्या चीज़ें जो मुझे खटक रही है, क्या चीज़ें जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, जिससे मुझे लग रहा है कि काम ठीक नहीं है, और क्या चीज़ें जो मुझे इंटरेस्टिंग बना रही है इसमें एंटर करने के लिए। तो हम वहाँ से सोचना जब शुरू करेंगे, हम नेचुरली एक दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते जा सकते हैं। हमें वहाँ पे क्या डिपिक्ट हुआ है, क्या नहीं डिपिक्ट हुआ है, उसके क्या कनोटेशन हो सकता है, वो सेकेंडरी टर्शरी लेवल पे आता है। पहला सिंपल प्राइमरी लेवल पे हमें है कि हमें केवल विजुअल क्या है, हमारे सामने काम क्या है, हमें क्यों पसंद आया, क्यों पसंद नहीं आया। हम इतना भी ध्यान देंगे तो हमने पेशेंस डेवलप कर लिया है वर्क ऑफ आर्ट को देखने, हमने उसे विजुअली देखना शुरू कर दिया है। हम कहीं पर भी, मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार बोलती हूँ कि फिल्म देखने जाओ तो फिल्मों को स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, ये देखो कैमरा का मूवमेंट कैसा है, ये देखो कि फिगर जो इमेजेस है, जो कैरेक्टर्स है, वो कहाँ से कहाँ, मूवमेंट कहाँ से कैसे होता है। तो हम मतलब विजुअली लिटरेट हो रहे हैं, हमें विजुअली लिटरेट होना पड़ता है। अब तो यंग जनरेशन को, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ मैंने देखा कि स्कूल से ही, अब प्राइमरी स्कूल से विजुअली सिखाना शुरू कर दिया है, इसलिए अब पहले जैसा रट्टा नहीं मरवाते हैं कि आई इस टाइप से, लेकिन पहले स्लीपिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, तो विजुअली उनको एक्वेंट करा रहे, और फिर अल्फाबेट आती है, फिर साउंड आता है। तो वो एक अब बच्चे उस तरीके से विजुअली भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे टाइम पे तो हमें रटाया जाता था, ए फॉर एप्पल, आई रटाया जाता था। तो हाँ, हम जो एक नेचुरल विजुअल रीडिंग कैपेसिटी बच्चों में होती है वो ब्लंट कर दी गई थी। हमें वापस जब कॉलेज में आते हैं बच्चे, तो हमें उन्हें विजुअली लिटरेट करना पड़ता है, उन्हें बोलना पड़ता है कि आपको विजुअली लिटरेट होना है, क्योंकि आपको विजुअल इसमें काम करना है, आपको राइटिंग में काम नहीं करना है। तो आपको विजुअल को हैंडल करना सीखना है, आपको विजुअल आर्ट हिस्ट्री में भी हमें इसीलिए हमें बोला जाता था कि आर्काइव में रोज बैठ के काम करना है, आपको इमेजेस देखनी है एक एक आर्टिस्ट, और क्या आपको लगता है आपको लिखना है। लिखना आर्ट हिस्ट्री के लिए, आर्ट क्रिटिसिज्म के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उसको कैसे शब्द भावों में, शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं।
वो जानना जरूरी है। तो वो चीज तभी आएगी जब आप विजुअली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसको आप पुटअप कर पाएंगे, कैसे उसको आपको एक्सप्रेस करना है। This is a work by Michael Baskett. मैं जानबूझ के एकदम अपोजिट ये लाई हूँ, बिकॉज बास्केट जो है वो ब्लैक अमेरिकन आर्टिस्ट था, और ही वाज अ ग्राफिटी आर्टिस्ट भी था। तो ग्राफिटी वाला जो एलिमेंट है वो एब्स्ट्रैक्शन में लाने की कोशिश, और इसलिए वो वाला जो ग्राफिटी, क्योंकि आपको पता होगा ग्राफिटी में कहीं पर भी हम लोग स्किल का एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। ग्राफिटी में हम लोग हर समय, ग्राफिटी एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जहाँ पे हम उसका कोई स्ट्रक्चर, उसका कोई रूल्स नहीं है, उसके कोई क्या बोलेंगे, उसके कोई एंगर या गुस्सा या फिर एक रेजिस्टेंस की लैंग्वेज है, एक स्टेप्स रेजिस्टेंस जो सिस्टम को क्वेश्चन करता है उसकी लैंग्वेज है। तो वहाँ पे नेचुरली वो लैंग्वेज जब आप एब्स्ट्रैक्शन में लाते हैं जो ऑलरेडी एक एकेडमिक लैंग्वेज बन चुकी है, उसको आप कैसे फिर डिफाइन करें। तो बास्केट के इसमें अब यहाँ पर मैं जो एलिमेंट लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये इमेजेस बहुत कुछ ग्राफिटी की हैं, वो ग्राफिटी की इमेज एक एब्स्ट्रैक्शन में आ रही है। मुझे नहीं जानना बास्केट ब्लैक है या क्या है, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं केवल इतना देखना चाहती हूँ कि ये इमेजेस जो हैं, यहाँ पे एक रफनेस है, यहाँ पर एक वायलेंट इमेज में वायलेंस है, और पीछे का जो इम्पैक्ट है, जो कलर कैनवास पे कलर हम बोलते हैं कि कलर अप्लाई किया है या सरफेस क्रिएट किया है, वो एकदम सॉफ्ट है। ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, और किसी का कोई और भी एंट्री पॉइंट हो सकता है, लेकिन मेरा एंट्री पॉइंट ये है, मैं इस पे देख रही हूँ। और यहाँ पे जो ब्लैक इमेज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेज है, और वो बहुत ही वायलेंट इमेज मुझे लग रही है, और पीछे बहुत सॉफ्ट और स्मूथ कलर्स भी उस टाइप से है, एकदम ब्लैक में स्ट्राइकिंग है, और पीछे एकदम सॉफ्ट कलर्स है, ब्लू, येलो, रेड, वो भी पेस्टल शेड्स हैं उसके, और वो बहुत स्मूथ मूवमेंट्स है। अब मेरे ये दो एलिमेंट्स है जहाँ से मैं एंटर करती हूँ, तो मैं नेचुरली इसमें कि इस टाइप से क्यों है, फिर मेरा रेफरेंस नेचुरली फिर ग्राफिटी की तरफ जाता है, क्योंकि मैं ग्राफिटी को देख चुकी हूँ, मैं समझती हूँ, वो एक वायलेंट इमेजेस है उसमें आते हैं, मैं वहाँ से जाती हूँ। देन आई लुक एट आर्टिस्ट, ओके, जा माइकल बास्केट ब्लैक अमेरिकन आर्टिस्ट था, फिर मैं उसकी बायोग्राफी और हिस्ट्री जानने की कोशिश करती हूँ, और वो जो फ्रस्ट्रेशन थे, वो जो एंगर, क्योंकि ये उस टाइम पे 60s के वक्त है, 60s से 80s तक के वक्त से है, जब एक्चुअली बहुत सारे ब्लैक आर्टिस्ट और वुमेन आर्टिस्ट को आर्ट फील्ड में अपनी लगने जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि इट वाज डोमिनेटेड बाय व्हाइट मेल। तो वो एलिमेंट नेचुरली, अब यहाँ से मैंने पूरी वो स्टोरी वहाँ तक जोड़ा, यहाँ पे कहीं पे वो फिगर का या वो फिश पकड़ा है, उससे कोई इशू नहीं है, या फिर उसमें क्या है मुझे नहीं, लेकिन मैंने सिंपल एंट्री पॉइंट वहाँ से करी, ग्राफिटी के साथ रिलेट किया। ग्राफिटी अपने आप में भी इट वाज स्टार्टेड बाय ब्लैक्स ओनली इन अमेरिका, क्योंकि रोड पे बच्चे रहते थे तो कैसे क्या करेंगे, तो अपना ड्रॉ करते थे वॉल पे, शॉर्ट जगह नहीं तो वॉल पे ही ड्रॉ करते थे या सड़क पे ड्रॉ करते थे, और उनके जो एंगर, उनका जो फ्रस्ट्रेशन, उनका जो रेशियल इश्यूज के चलते जो प्रॉब्लम्स है, वो सारे उस ग्राफिटी में आते हैं, और वो एलिमेंट बास्केट के वर्क में, और वहां से मैं बास्केट की पूरे वो ब्लैक हिस्ट्री और उस टाइप पे मैं एंटर कर जाऊंगी। तो मैं जो बोल रही थी विजुअल हिस्ट्री, विजुअल स्टोरी जो मैं रेड, वो मैं सिंपल एक विजुअल एलिमेंट को देख के आगे बढ़ सकती हूँ। ऑफ कोर्स बुक्स मुझे पढ़ना जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रही कि बुक्स पढ़ना बिल्कुल जरूरत नहीं है, बुक्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन बुक्स हमारे ऑब्जर्वेशन को हमें सपोर्ट करती है, ना कि बुक्स पढ़ के हम उससे रीड करें, एज सिंपल। This is work by Anselm Kiefer, huge work, painting है। अब ये इसमें एंसेल्म कीफर के वर्क्स में या फिर ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो है, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, पता नहीं कोई ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन आप प्लीज जिस तरीके से मैंने इमेजेस और उसके नीचे जो भी नीचे साइड में कहीं पे भी कमेंट्स लिखे उसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं कभी साइड में रखी हूँ, कभी नीचे रखी हूँ, कभी कुछ, यूजुअली हमें डिस्टर्ब करता है जब हम विजुअली देखते हैं, क्योंकि हम एक सिस्टम से देखना चाहते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के उसे ब्रेक करने के लिए मैंने किया है ये।
क्योंकि आपको कैसे आप विजुअल को हर समय देखते हैं। क्योंकि अगर मैं ये स्लाइड में इधर हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में है। तो मैं आपको ये विजुअली आपकी आंखें नेक्स्ट में जाती है तो आपकी आंखें साइड में जाएंगी, साइड में नहीं है, यहाँ पे मैंने नीचे रखा। तो वो आपको एक आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं पर आपके एक्सपेक्टेशन को ब्रेक भी कर रहे हैं। ये भी पेंटिंग कई बात करती है कि आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं और आपके एक्सपेक्टेशन को ब्रेक कर रहे हैं। और वही जैक्सन पोलॉक ने किया है, वही एंसेलिन कीफर के वर्क्स में भी मिलता है कि आपको कैसे ब्रेक किया गया है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है और आपको उसको में ब्रेक किया गया। क्योंकि ये लैंडस्केप जैसा हमें फील होता है एंड इट्स प्योरली, मतलब अगर देखो तो ये बिल्कुल अगर केवल ये पैलेट और ब्रश का जो चीज है, इमेज जो है, उसको अगर मैं ना देखूं तो ये सिंपल एक लैंडस्केप जैसा, जैसे जैक्सन पोलॉक का एब्स्ट्रैक्ट वर्क्स है उस टाइप से, और ये इट बिकम्स अ लैंडस्केप क्योंकि यहाँ पे एक होराइजन लाइन है। होराइजन लाइन तो हिंदी में क्या बोलेंगे, जहाँ पे अर्थ पृथ्वी और आसमान मिलता है, तो वो एक होराइजन लाइन है। तो उससे हम बोल सकते हैं कि वो लैंडस्केप है, हम बोल सकते हैं उसके चलते, क्योंकि ये हमें सिखाया जाता है जब हम आर्ट फील्ड में आते हैं कि लैंडस्केप वो होता है जिसमें होराइजन लाइन दिखे। या पेंटिंग में भी हमें बोला जाता है कि आपको जब भी आप कंपोजिशन डिसाइड करें तो होराइजन लाइन को माइंड में रखते हुए आप पर्सपेक्टिव का ध्यान रखते करें। तो ये सिखाया जाता है, ये ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जो ट्रेंड आई नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये मैं जब बात कर रही हूँ ट्रेंड आई की बात कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्हें सिखाया जा रहा है ये बात। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे कोई दिखा भी नहीं रहा है तो भी अगर मैं देखती हूँ तो एक लाइन सीधे से ऐसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक इधर से ऐसे जा रही है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो मुझे डिसाइड करवाती है कि दो अलग स्पेसेस हैं, एक ये स्पेस अलग है और एक ये स्पेस अलग है। तो ये दो चीजें अलग है, तो नेचुरली मेरे मेमोरी में है, क्योंकि मैंने देखा है रोज अपने, हम लोग ट्रेन में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम देखते हैं, हमें दिखता है कि अर्थ ऐसा और स्काई उधर है, तो हम कहीं ना कहीं इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि कुछ आर्किटेक्चरल चीजें हैं, कुछ ट्रीज टाइप का है ना, कुछ घर लगे हुए हैं, घर बने हुए हैं इधर। एंड वेरी इंटरेस्टिंग इमेज जो मुझे लगती है वो है कि ब्रश है जो एक्चुअली आग लगा रहा है, ब्रश है जो मशाल भी बनते हैं, कलर ब्रशेस है जो एक तरीके से आग लगाने की चीजें भी बनती है। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो मैं देख रही हूँ। यहाँ पे भी लाइक ऑयल पेंटिंग है, ज्यादातर की सारी ऑयल पेंटिंग ही होती है, बट ही यूजेस वो और भी चीजें यूज करते हैं, जैसे घास हुआ, फिर जैसे पेपर। कुछ पेंटिंग्स में तो प्रिंटेड, मतलब फोटोस्टेट लेके फोटोस्टेट पूरा उस पर पेस्ट किया, फिर उसके ऊपर कलर पेंट करके। तो कितने डिफरेंट तरीके से आप उसमें एंट्री करते हैं, क्योंकि आप देखते हो, अच्छा ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुछ टेक्सचर जो क्रिएट किया गया है, उसमें कहीं पेपर लगा हुआ है, कहीं पर सैंड लगा हुआ है, कहीं पर कुछ लगा है, तो उससे टेक्सचर भी क्रिएट होता है। ये फिर हमें, जैसे मैंने बोला कि ये इंटरेस्टिंग इमेज लगती है कि ब्रश जो है, जो कलर वाले ब्रश है, वो जाके आग लगाने का काम कर रहे हैं, या फिर जो आग लगा रहे हैं पूरी बस्ती को जला रहे हैं, वो एक एलिमेंट डेवलप होता है। और ये जो लैंडस्केप भी हमें लग रहा है, वो देखने से हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ जला है, यहाँ पे कुछ तहस नहस हो गया है, पूरा का पूरा वो बिखरा हुआ है, क्योंकि ये इस टाइप का लैंडस्केप हमें वहीं पे जहाँ पे बहुत जगह जला हुआ है इस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे, उसी टाइप का लैंडस्केप मिलेगा। इवन जब आप ये पैलेट देखते हैं कलर की, उसमें से भी जैसे ड्रॉप गिर रहे हो, कुछ या फिर उस टाइप के ड्रॉप गिर रहे हैं, उस टाइप का एक इमेज या एक सेंसेशन डेवलप करता है एंसेलिन कीफर। ये ऑब्जर्वेशन है मेरे, और मैं ये सिंपल में ये देख के मैं फिर रीडिंग आगे डेवलप करती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि एंसेलिन कीफर 1974 में पेंट हुई है, ये ऑन कैनवास है, लेकिन एंसेलिन कीफर के दूसरे बारे में जानने की कोशिश करी है जर्मन आर्टिस्ट, और जर्मन आर्टिस्ट ज्यादातर नोन है एक्सप्रेशनिज्म के लिए, कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन या अभिव्यंजनावाद जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ज्यादा अभिव्यक्ति पे ध्यान देते हैं, ज्यादा कि पर्सनल अप्रोच कैसे है उस पर ध्यान देते हैं। वहाँ पे
कलर्स पे और ब्रश स्ट्रोक पे ध्यान है, तो आंसलेम किफर के वो जर्मनी वाला आइडेंटिटी आता है। इंटरेस्टिंगली जब मैं ही आल्सो स्टडीड फ्रॉम डसेल्डॉर्फ एकेडमी ऑफ विजुअल आर्ट्स, मैं थी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पे जब मैंने अभी भी मतलब मैं 2015 में ही थी, इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व मैंने कहा कि आज भी वहाँ पे स्टूडेंट्स जो पेंट करते हैं उनमें वही एक्सप्रेशनिस्टिक क्वालिटीज है जो हमें दूसरे आर्टिस्ट जैसे कर्शनर हुआ या फिर पहले के जो आर्टिस्ट हैं उनके वर्क्स में या फिर के वर्क्स में, तो कहीं ना कहीं वो सेंसिबिलिटी एक जर्मनी की है, वो सबके आर्टिस्ट के वर्क्स में आती है। दूसरा कीफर टॉक्स अबाउट, जब मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ या फिर मुझे जो राइटिंग्स मिलती है उसमें, ही रिफर्स टू जर्मनी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पूरे बाद टाइम पे पूरा तहस नहस हो चुका था, और कैसे वो जर्मनी तहस नहस केवल मतलब विजुअल मतलब फिजिकली तहस नहस नहीं हुआ था, जर्मनी मोरली भी एथिकली भी तहस नहस हुआ था। और वो जो जर्मन आइडेंटिटी है, तो कुछ आर्टिस्ट है जैसे एक और आर्टिस्ट, ही वाज अ ज्यू आर्टिस्ट, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, आएगा तो मैं बताऊंगी, किताश, नहीं सॉरी आरबी किताश नहीं, हाँ आरबी किताश, वो जो आर्टिस्ट, और ही सेज दैट कि वापस पेंटिंग की तरफ जाने के लिए मुझे 30 साल लगे, क्योंकि वो पेंटिंग जिस टाइप से जर्मनी का कैरेक्टर, क्योंकि वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ या नाजिज्म के साथ जो एक मॉरल और एथिकल तहस जो हर एक पर्सन की हुई, हर एक पूरे जर्मनी की हुई, दैट एलिमेंट्स कम्स इन की फर्स्ट वर्क वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो चीजें हैं कहीं ना कहीं, और वो चीज बहुत एक्सप्रेशनिस्टिकली सिंपली, इसलिए यहाँ पे ब्रश आग लगा ना, ये जो चीजें हैं, ये ऑब्जर्वेशन हम फिर ऑफकोर्स हम जब रीड करते हैं हमें, लेकिन ये जिस तरह से लैंडस्केप को हैंडल करा है, जिस तरह से बहुत वास्ट लैंडस्केप मुझे फील होता है, मतलब क्योंकि इतना होराइजन लाइन इतना दूर जाता है, तो मुझे लगता है बहुत दूर तक जली हुई जमीन पड़ी है जहाँ पे एक आदमी नहीं है, और घर भी जल रहे हैं, और जला कौन रहा है उसके ऊपर ब्रश, एक सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर आ रही है, जो फिगर यहाँ पे हुआ पैलेट एंड ब्रश, ये चीजें जो हैं वो नेचुरली मुझे कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करती हूँ, फिर मैं नेचुरली जो स्टोरीज पढ़ती हूँ या फिर मैं जो आर्टिस्ट के बारे में पढ़ती हूँ वो ऐड करता जाता है, मेरे ऑब्जर्वेशन को ऐड करता जाता है, जस्टिफाई भी करता है, नहीं भी करता है, क्योंकि हो सकता है ये मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि जरूरी नहीं कि क्योंकि मैं तो वो एक्सपीरियंस नहीं की हूँ जो जर्मनी का रहा होगा ना ही मेरी लाइफ टाइम में मुझे कोई स्टेप्स वॉर का एक्सपीरियंसेस है, तो वो एक एक्सपीरियंसेस है। बट कल ही मैं कुछ कश्मीरी स्टूडेंट थे यहाँ पे मास्को में, उसका पीएचडी का वर्क देख रही थी, तो उसके जो एनिमेशन वर्क्स थे वो सेम फीलिंग मुझे उसमें मिली, क्योंकि वो उसी तरीके से किस तरह के क्राइसिस वो एनिमेशन में उसने क्रिएट किया था, बहुत सारे एलिमेंट जो कश्मीरी इश्यूज के साथ चलते हैं, कहीं ना कहीं फर्क इसमें वर्क में वो रिफर होता है, कहीं ना कहीं वो मुझे दूसरे आर्टिस्ट के वर्क्स में भी आता है, जो कीफर है, फिर दूसरे आर्टिस्ट यहाँ पे इस टाइप से जो जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट वर्क्स है, जो इनको हिटलर ने बिल्कुल डीजेनरेट आर्ट करके उनको ये कर दिया गया था कि वो पेंट ही नहीं कर सकते, उन्हें पेंट ही नहीं करना, उन्हें उनके वर्क्स जला दिए थे, उनके वर्क्स में मिलता है, तो वो फीलिंग जो है, एक एंगल, एक जो एक्सप्रेशन जो है वो किस तरीके से विजुअली एक्सप्रेस होता है, वो एलिमेंट सारे उन वर्क्स में आता है, फिर वो एनिमेशन हो, फिर वो पेंटिंग हो, या फिर वो फोटोग्राफी हो, या फिर वो म्यूजिक हो। आज हिंदू पेपर में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, उसमें भी कश्मीरी पोएट्स सिंगर्स के बारे में या फिल्म मेकर्स के बारे में था कि कैसे वो लोग अपने चीजों को म्यूजिक में और उसमें लाते हैं, तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है उस तरीके से। मैं इंटरेस्ट जानबूझ के 2 पेंटिंग्स लाई हूँ, ये वाली जो है जो आपके लेफ्ट में ही होगी, मेरे लेफ्ट में है, वो है यानवा नाइक की पेंटिंग, इट्स कॉल्ड पोर्ट्रेट, और ये भी पोर्ट्रेट है, इसका टाइटल मेनिनास, ये वेलास्को का पेंटिंग है। ये इसलिए भी है क्योंकि ये इंटरेस्टिंग कोशिश, क्योंकि इस पेंटिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन करता है, सीन पे आप क्या देख रहे हैं,
जो मैंने बोला दोनों पोर्ट्रेट है, राइट। लेकिन यहाँ पे तो फिर भी हमें यानवा नाइक की पेंटिंग में तो फिर भी हमें यानवा नाइक की पेंटिंग में तो हमें फिर भी पोर्ट्रेट दिखता है, लेकिन हमें यहाँ पर तो कहीं पे पोर्ट्रेट नहीं दिख रहा है, बट पोर्ट्रेट इज देयर, पेंटिंग में है। तो कहाँ पर क्या क्या, तो यहाँ पे मैं जानबूझ की पेंटिंग्स, क्योंकि यहाँ पे इस पेंटिंग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर्स है ही, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत क्लियरली, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स है। जैसे सॉरी क्योंकि के चलते मैं ज़्यादा दूसरे विजुअल्स, क्योंकि मेरा हर समय मेरे क्लासेस में भी रहता है, हर एक जगह पे रहता है, मैं ज़्यादा विजुअल्स दिखाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो रहता है दिमाग में। हमारी क्लासेस होती थी बड़ौदा में आर्ट हिस्ट्री में, तो स्पेशली पारिमू सर की क्लास में वो डिस्प्ले करते थे सब कुछ 100 विजुअल्स डिस्प्ले, मतलब पूरा वो कहीं से भी मैगजीन से या किसी से भी निकाल के पेंटिंग्स वो पेपर पे हार्डवुड पे सॉफ्ट बोर्ड पे पेस्ट की जाती थी, वो पूरा लगा होता था क्लासरूम में, और उसके बाद स्लाइड्स दिखाते थे कुछ 30-40 स्लाइड्स के ऊपर। तो आज भी अगर मुझे आर्टिस्ट का नाम नहीं याद आता है या मुझे कुछ और नहीं याद आता तो मुझे वो विजुअल आता है, अगर मुझे ऑनलाइन चेक करना है तो मैं वो विजुअल के थ्रू करती हूँ। तो वो एक ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जब आपको विजुअल रिपीटेडली देखना है, और वो जो रिपीटेशन है और आपको उसको देखना जो एक बार अच्छे से, तो वो विजुअल आपके माइंड में रह जाए, आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं, वो रह जाता है। और मैं हर समय स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि एग्जाम के लिए टेंशन ना पाले, क्योंकि अगर विजुअल जाए माइंड में आप अपने आप लिखोगे, क्योंकि आपको पता है क्या लिखना है। दैट इज द ट्रूथ, विजुअल के साथ यही सच्चाई है, क्योंकि आपके माइंड में विजुअल कभी जाएगा नहीं, रहेगा। ये तो पेंटिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, इस पेंटिंग का मैं डिटेल्स नहीं लाई हूँ, लेकिन इस पेंटिंग में यहाँ पे कुछ लिखा है, जिसमें ये लिखा है बेसिकली कि आर्टिस्ट इज अ विटनेस टू इट। और आर्टिस्ट का पोर्ट्रेट जो है यहाँ पे मिरर है, उसमें आर्टिस्ट विजिबल है। तो यहाँ पे कितने लेवल यहाँ पे दिख रहा है, एक जो आर्टिस्ट दिख रहा है, जो हमें ये फ्रेम में दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं, दूसरा मिरर में वो इमेज दिख रही है जहाँ पे आर्टिस्ट है, जहाँ पे आज हम हैं, राइट। तो 3 लेवल इस पेंटिंग में दिख रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग इमेज मतलब हमें मतलब एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि हम उस पेंटिंग को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या डिफाइन किया है। आपको ये ऑनलाइन इसके डिटेल्स मिल जाएंगे, आप कभी भी चाहे देख सकते हैं। यानवा नाइक की पेंटिंग है, और इसमें एक्चुअली ये जो वेलास्को पेंटेड हिमसेल्फ पेंटिंग द पोर्ट्रेट, और ला मेनिनस हिज पेंटिंग है पोर्ट्रेट ऑफ किंग एंड क्वीन, जो हम आज है, जहाँ पे व्यूअर है, जहाँ पे हम है वहाँ पे है, लेकिन वो हमें विजिबल वापस यहाँ पे होता है, वो है इस मिरर में। अच्छा आप देख सकते हैं यहाँ एक मिरर है, इस मिरर में अब वहाँ पे एक्चुअली जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उस मिरर में, वो रिफ्लेक्ट जो बैठे हैं वो नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो पेंटिंग है जो वेलास्को पेंट कर रहा है, दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द, तो पेंटिंग हमें वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है जो पोर्ट्रेट वेलास्को कर रहा है। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग तरीका है जिससे आर्टिस्ट कोशिश करता है कि कैसे देखने को क्वेश्चन करें, और व्यूअर के लिए भी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हैं कि कितने सारे स्पेसेस ही पेंटिंग के अंदर क्रिएट किए गए। अब यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे कंटेंट सिंपल पोर्ट्रेट है, लेकिन पोर्ट्रेट फिर भी नहीं, मतलब पोर्ट्रेट हमने बोला है तो पोर्ट्रेट में ह्यूमन फिगर, यहाँ पे तो फिर भी दोनों फुल फिगर्स है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर और भी चीजें, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट हमें मिलते हैं, वो मिलते हैं मिरर में। ये मिरर इधर है, इधर इस मिरर में हमें वो पोर्ट्रेट दिखाया। तो ये एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर मैं कहीं पर भी कहानी की बात नहीं कर रही थी, यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ पे दूसरा ये यानवा नाइक की पेंटिंग बहुत और भी दूसरे रीजन से डिस्कस की जाती है आर्ट हिस्ट्री में, लेकिन मैं जानबूझ के आज उसमें नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मतलब
बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड है और ये कमीशन पोर्ट्रेट्स है, लेकिन इसमें रिलीजियस कनोटेशंस भी है। जैसे यहाँ पर सेंटर में यूजुअली पोर्ट्रेट में हर समय हम देखते हैं सेंटर में आते हैं ह्यूमन फिगर, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन फिगर नहीं, ये कंपोजिशनल मोडालिटीज है जो चेंज होती है। यहाँ पे सेंटर में है, आप देखेंगे तो हाथ, फिर ये मिरर मैंने बताया, इसके पास में रोजरी जिसको बोलते हैं ना, माला, जपने वाली माला, और ऊपर एक कैंडल। ये अपने आप में एक इस चीज को रिलीजियस सैंक्टिटी देता है, एक सैंक्टिटी देता है, एक रिलेशनशिप को सैंक्टिटी देता है, मैरिज को। तो वो कनोटेशंस बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन वो कनोटेशंस हमें नेचुरली जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। लेकिन एंट्री पॉइंट सिंपल ये है कि मिरर में क्या दिख रहा है, क्योंकि मिरर में क्लियर कट दिखता है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। This is another artist whom I like because René Magritte is one of the artists जो पूरी पेंटिंग को ही, पूरी एक्ट ऑफ पेंटिंग या प्रोसेस है जो पेंटिंग की या इमेज मेकिंग की जो प्रोसेस है उसी को चैलेंज करता है, उसी को क्वेश्चन करता है, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को ब्रेकअप भी करता है। क्योंकि यहाँ पे और टाइटल भी इंटरेस्टिंग, द ह्यूमन कंडीशन, ही वाज अ सरियलिस्ट आर्टिस्ट। क्योंकि हम किसी चीज को सोचते हैं वो सही वो रियल है, लेकिन वो रियल नहीं है, वो भी एक इमेज है, क्योंकि हम इमेज सोचते हैं, क्योंकि हमने उसको इस तरह से देखा। हमारा माइंड हमें बोलता है कि इस तरह को देख रहे हैं, हमारी आंखें सिंपल से उसको देखती नहीं, हमारा माइंड भी उसमें वर्क करता है, तो हम उसको देखते हैं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ इस पेंटिंग के हिसाब से यहाँ पे जो है वो रियल है, और दैट इज जो यहाँ पे पेंट हुआ है वो एक इमेज है, लेकिन ये पेंटिंग अपने आप में एक इमेज है। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अभी मैं किसी से बोलूँ कि आपने रेने मैग्रिट की पेंटिंग देखी है, द ह्यूमन कंडीशन, आप सब बोलेंगे हाँ हाँ देखी, लेकिन एक्चुअली आपने देखी नहीं है। आप जो देखा है वो है उसका फोटोग्राफ, आपने जो देखा है वो है उसका सॉफ्ट इमेज, आपने ओरिजिनल काम नहीं देखा। किसी ने भी उसको मतलब म्यूजियम में जाके आप ओरिजिनल काम देखते, लेकिन हम सोचते कि हमने सबके वर्क देखे क्योंकि हमने उसके इमेजेस देखे, हमने ओरिजिनल वर्क नहीं देखा। तो कितने सारे क्वेश्चन है कि इमेज क्या हो सकता है पेंटिंग में, पेंटिंग की प्रोसेस क्या है। पेंटिंग में हम सिंपल इमेज बनाते तो वो सच में रियल होना चाहिए, अभी बहुत रियलिस्टिक है, लेकिन फिर भी ये रियल नहीं है। तो कितने सारे चीजें इसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्या रियल है क्या नहीं है। रियलिज्म की हम जो बात करें, सच में वो रियल को रिप्रेजेंट करता है या वो एक इमेज, हम रियल में से कुछ चीजें निकाल कर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेंटिंग केवल इमेज बनाना नहीं है, पेंटिंग मतलब केवल स्पेस को भरना नहीं है, पेंटिंग मतलब केवल कलर भरना नहीं है। पेंटिंग एक प्रोसेस है, पेंटिंग एक आपका एक्सप्रेशन है, पेंटिंग एक आपका आप कैसे वर्ल्ड को परसीव करते हैं, उसको आप फिर इमेज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो है। तो रेने मैग्रिट उन सारी कुछ चीजों को रिएक्ट कर डिस्कस करता है। दिस इज अनदर ऑफ हिज वर्क, दिस इज नॉट अ पाइप, दिस इज नॉट अ पाइप। ये पाइप है। मैंने एक कार्टून देखा, बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून था, लाना चाहिए था मुझे उसमें, कि पाइप साइकियाट्रिस्ट के पास बैठा है, पाइप इज हैविंग आइडेंटिटी क्राइसिस, कि जैसे अगर मैं पाइप नहीं तो मैं क्या हूँ। तो एक कार्टून और इस पेंटिंग पे भी बना हुआ है। सो इट्स अ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअली रेने मैग्रिट कहना चाहता है वो ये है कि हम जब पाइप बोलते हैं तो पाइप का एक रोल है जो स्मोक करने का, लेकिन यहाँ पे ये इमेज है, इससे हम स्मोक नहीं कर पाएंगे। इट्स एन इमेज ऑफ द पाइप एंड द इमेज ऑल्सो। जब हम यहाँ पे वर्ड में लिखते थे दिस इज नॉट ए पाइप, तो हम जो एक्सपेक्टेशन उसका रख रहे कि ये बिल्कुल रियलिस्टिक पेंट किया है, ये तो पाइप है। लेकिन जब यहाँ पे लिखा है नीचे कि दिस इज नॉट ए पाइप, तो ये फिर ये क्या है, हम सोचना शुरू कर देंगे कि ये क्या है। तो फिर हमारा माइंड वर्क करता है, अच्छा ये पाइप नहीं है तो फिर क्या है, ऐसा क्यों लिखा आर्टिस्ट ने कि दिस इज नॉट ए पाइप। और टाइटल क्या है, फिर हम टाइटल पे जाते हैं, द ट्रेचरी ऑफ इमेजेस। ट्रेचरी है, ट्रेचरी मतलब क्या बोलेंगे इसको, ट्रेचरी मतलब जो हमें
बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करे, हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे, उसे बोलते हैं ट्रेचरी। इमेज है इसमें हमें वो कहती है कि ये इमेज है, इमेज का मीनिंग क्या है, इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, रीड हो सकती है। हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन ब्रेक किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है दिस इज नॉट अ पाइप। तो एक्सपेक्टेशन को ब्रेक किया जा रहा है, तो वो कैसे ब्रेक किया जा रहा है, उससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज डेवलप होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पेस बाकी पूरा खाली रखा है। एक और वर्जन है इसका जिसमें पेंटिंग में यही पेंटिंग ईजल पे रखी हुई है, फ्रेम्ड पेंटिंग ईजल पे रखी हुई है, तो उसमें और भी पॉसिबिलिटीज और बढ़ती है कि पेंटिंग की प्रोसेस क्या है, इमेज कैसे डेवलप। डाली अगर मैं पेंटिंग में कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका तो लेना बनता है, मतलब इट हैज टू बी देयर, लाइक स्पेशली मेरे केस में डाली होना चाहिए, रेनी मैग्रिट होना चाहिए, बिकॉज दे टॉक अबाउट इमेज मेकिंग और दे डू नॉट टॉक अबाउट पेंटिंग एज अ स्टोरी टेलिंग या कहीं, लेकिन कैसे पेंटिंग में इमेज क्रिएट होती है, इमेज को कैसे डेवलप करना है, उसका कैसे दूसरी इमेज के साथ कनेक्शन होता है, तो क्या क्या निकलता है, वो सारी ऑब्जर्वेशन। इसलिए कुछ आर्टिस्ट उस मामले में इंटरेस्टिंग होते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। दिस इज अ वर्क बाय सल्वाडोर डाली। टाइटल भी आप देख सकते हैं, स्लेव मार्केट विद पेरिशन ऑफ द इनविजिबल बस्ट ऑफ वॉल्टेयर। वॉल्टेयर जो पॉलिटिकल फिलोसोफर था, जो रिस्पॉन्सिबल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए, आर्म्स रिवॉल्यूशन के लिए खासकर। सो बस्ट मतलब पोर्ट्रेट बहुत इंटरेस्टिंगली ऑब्जर्व यहाँ पे होता है। यहाँ पर है वॉल्टेयर का बस्ट, तो अपैरिशन मतलब एकदम दिखना, क्या बोलते उसको, हिंदी वर्ड एकदम से बोल गई, जिसको एकदम से दिखाई देना ना, जिसको बोलते हैं एकदम से अवतरित होना, वो अवतरित होता है। और अवतरित कहाँ से होता है? ब्लैक वुमेन जो स्लेव्स थी उनके इमेज। तो स्लेव्स की इमेजेस है इसमें, आप देख सकते हैं, ये ब्लैक वुमेन स्लेव्स है जिनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जो एक वॉल्टेयर के फेस में कन्वर्ट हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स इट इज क्वेश्चनिंग, क्योंकि स्लेव मार्केट भी चल रहा था और वॉल्टेयर क्वेश्चन भी कर रहा था, वो फ्रीडम की भी बात कर रहा था, लेकिन उस फ्रीडम में स्लेव्स जो ब्लैक स्लेव्स है उनके फ्रीडम की बात नहीं थी। तो कितने सारे क्वेश्चनिंग, एंड ऑफ कोर्स शी इज आल्सो द स्लेव जो बैठ के सोच रही है, और यहाँ पे एकदम से वॉल्टेयर का अपैरिशन अवतरित होता है। तो ये कितने सारे मतलब पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग, इसमें एक इमेज को दूसरे इमेज के साथ लगा देने से ही मीनिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई और तरीका नहीं है। इसको हम फिल्मों में इसके लिए बोला जाता है एक, और ये मोन्टाजिंग नहीं, एक्चुअली इसको हम मोन्टाजिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ से तो इमेजेस को देख के दूसरी इमेज बन गई, लेकिन फिल्म में मोन्टाजिंग उसको बोलते हैं कि एक इमेज को और दूसरे इमेज को आगे एक साथ अगर लगाते हैं उससे मीनिंग डेवलप होता है। ग्राफिक्स में हम यूज करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट में हम यूज करते हैं, पोस्टर्स में हम यूज करते हैं। यहाँ पे तो लेकिन उसने इमेज क्रिएट कर ली, एक दो इमेजेस को अरेंज। सो ये एक इंटरेस्टिंग एंट्री पॉइंट्स बहुत रियलिस्टिक है, लेकिन यहाँ पर हम अगर जब हम पेंटिंग देखते हैं, टाइटल देखते हैं, हम इसको रीड आउट करते हैं, तो हमें और भी सारे रीड, जिसमें पॉलिटिकल व्यूज भी हैं, इसमें सरियलिस्टिक कंसर्न्स भी, क्योंकि सरियलिज्म में साइकोएनालिसिस की बात करती है, तो उसमें फ्री एसोसिएशन की बात होती है। फ्री एसोसिएशन जो मैंने अभी मोन्टाजिंग की बात की हुई कि दो इमेजेस को एक साथ लगा दें तो उसके मीनिंग कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पे वो फ्री ट्री में होता ही है, तो फ्री एसोसिएशन है, क्योंकि यहाँ पर एकदम से वॉल्टेयर का स्लेव मार्केट में जाना वही अपने आप में एक। और आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर जो है वो पूरा टूटा हुआ नेस्तनाबूद टाइप का आर्किटेक्चर है, जिसमें स्लेव मार्केट मतलब कितने गरीब लोग रहे होंगे वो चीजें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब टूटी फूटी चीजें हैं, फिर गरीबी या फिर वो भी है। तो ये ऑब्जर्वेशंस हम सब देखते हैं, तो क्योंकि वॉल्टेयर ऑफ कोर्स टॉक फॉर द पुअर्स, और वहीं से फिर आप उसको कनेक्ट करके आगे। जानबूझ के मैं वापस से स्टोरीज हैं, लेकिन दो आर्टिस्ट ने, अब यहाँ पर मैं
जो ऑब्जर्वेशन की बात करूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। लेफ्ट साइड में जो पेंटिंग है वो है आर्टेमिसिया जेंटिलिस्की से। आर्टेमिसिया जेंटिलिस्की वाज अ वुमन आर्टिस्ट इन 17th century, late 16th century and 17th century, और कंटेम्प्रेरी है दोनों, ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी। Caravaggio was also both of them from Rome, दोनों के दोनों कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। थीम सेम है, जुडिथ बीहेडिंग होलोफर्नेस, सेम थीम है, लेकिन आप देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व करें दोनों इमेजेस को देखें ध्यान, तो किस तरह से रिप्रेजेंट किया है दोनों आर्टिस्ट ने। टेक्निक स्टाइल सेम, टेक्निक सेम, ऑयल पेंटिंग है, आप देख सकते हैं एकदम स्पॉटलाइट है। मतलब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि सारी चीजें दे कंटेम्प्रेरीज, डिफरेंस केवल इतना है, वुमन आर्टिस्ट एक मेल आर्टिस्ट। सब्जेक्ट मैटर सेम है, स्टोरी सेम रिप्रेजेंट हो रही है, स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑलमोस्ट सेम, कलर पैलेट थोड़ी बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे Caravaggio की इसमें ज्यादा रेडिश कलर या पिंकिश कलर टोन है, यहाँ पे ज्यादा येलोइश और उस टाइप से। लेकिन जब आप कंपोजिशन को ध्यान से देखेंगे, आप इमेज को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको Caravaggio के फेस में वो ऐसे काट रही है जुडिथ जैसे उसको करना नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल अपने आप को उससे दूर करके उसको काट रही है। उसके फेस पे एकदम क्या बोलते हैं जो एक्सप्रेशन है कि बिल्कुल घिन आ रही है उसको कि मुझे काम करना पड़ा, वो घिन बिल्कुल एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे है Caravaggio के वर्क में। जबकि आप जेंटिलिस्की के वर्क में देखेंगे, आर्टेमिसिया जेंटिलिस्की के वर्क में वो गुस्से से मार रही है, उसमें गुस्सा है, वो पूरा इन्वॉल्व होके मार रही है, वो कहीं से भी उसमें खून उड़ रहा है, तेजी से उसने चाकू मारा है कि वो उड़ रहा है। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है, वो डिफरेंट है। नाउ जब मैं दूसरी स्टोरी फिर पढ़ना शुरू करती हूँ, क्योंकि आर्टेमिसिया जेंटिलिस्की के बारे में जब मैं पढ़ना शुरू करी तो मैंने जाना कि शी वाज रेप्ड बाय हर ओन टीचर, सेक्सुअल हैरासमेंट का, तो नेचुरली उसके ये एक्सप्रेशन है सारी चीजों में, वो एंगर उस पर्सनल जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है उसके में रिपीटेडली आ जाता है। शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमन आर्टिस्ट जो एकेडमी ऑफ डिजाइन जो वहाँ पे स्टार्ट हुआ था रोम में, शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट, शी वाज मोस्ट स्किल्ड स्टूडेंट, लेकिन ये सारे इसके क्राइसिस के चलते वो पेंट नहीं कर पाई थी। तो वो जो एंगर, वो जो गुस्सा है, उसके थीम्स में जो थीम्स उसके कंटेम्प्रेरी पेंट कर रहे थे वो भी पेंट करती है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन, उसका एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है वो उसके वर्क में आता है। मैं सिंपल से एंट्री पॉइंट में बताया इस कंपोजिशन को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, और फिर मैं लेके जा रही हूँ कि कैसे एक वुमेन आर्टिस्ट रिएक्ट कर, कैसे एक मेल आर्टिस्ट सेम स्टोरी को रिप्रेजेंट कर। इट इज नॉट फिक्स्ड, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन हर एक का अपना एंगल, अपना अलग एलिमेंट, जेंडर ऑफ कोर्स फिक्स, लेकिन हम उसको फिक्स नहीं करते कि जेंडर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। These are the other, again both of them are contemporary artists, Mary Cassatt and Renoir, impressionist painters, दोनों के दोनों सेम थीम, आप देख सकते हैं दोनों के दोनों सेम थीम्स हैं ओपेरा में, सेम, लेकिन कंपोजिशनल मोडालिटीज चेंज हो जाती है। किस तरीके से चेंज होती है यहाँ पर आप देखेंगे, वो क्योंकि मैरी कैसेट रिप्रेजेंट करें अपनी सिस्टर को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो अपनी सिस्टर को वैसे के वैसे दिखाते हैं। Whereas Renoir is not representing any अपने रिलेटिव को या किसी को, वो सिंपल से कोई, सो दैट एक मस्कुलाइन गेज या एक मस्कुलाइन अप्रोच एक फीमेल बॉडी को जो है वो आपको रेनोयर के वक्त में मिलेगा, वो आपको मैरी कैसेट के वक्त में नहीं मिलेगा। ऑब्जर्वेशन हम बहुत सारे आर्ट वर्क्स हम देखते देखते बनाते हैं, मैं जानबूझ के ये लाई हूँ ऑब्जर्वेशन अलग अलग दिखाने के। सेम कंपोजिशन, टिशियन 16th century, माने, एडवर्ड माने, दे आर नॉट कंटेम्पररीज, लेकिन ये सेम कंपोजिशन है, और माने ने जानबूझ के पेंट ये कंपोजिशन चूज की थी कि उसे सलाह अवार्ड चाहिए, तो इसलिए क्लासिकल कंपोजिशन जो टिशियन थी उसी को एक्जेक्टली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी।
लेकिन फिर भी पेंटिंग रिजेक्ट हुई सर माने की। रीजन ये है वो बहुत कॉन्फिडेंटली बैठी है और स्टेयर कर रही है, व्यूअर को वापस देख रही है, जबकि वीनस टिशियन की वीनस उस टाइप से नहीं देख रही है। यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंटली बैठी है। तो उस टाइम का फ्रेंच सेंसिबिलिटी जो था, फ्रांस का जो सेंसिबिलिटी था, मोरल और एथिकल सेंसिबिलिटी, दे कुड नॉट एक्सेप्ट दैट। वो कहीं से भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कोई न्यूड फीमेल फिगर इस टाइप से बैठ के स्टेयर बैक कर सकते। तो वो मॉरल और एथिकल इश्यूज को चैलेंज कर रहा था, इसलिए ये वर्क सिलेक्ट नहीं हुआ। ये इसको क्रिटिसाइज किया, बहुत से ज्यादा क्रिटिसिज्म इसके। कंपोजिशन वाइज सेम है, क्लासिकल कंपोजिशन ब्यूटीफुली क्लासिकल कंपोजिशन, कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल ये डिफरेंस है, यहाँ पर वीनस में ये फिगर बैक साइड में और यहाँ पे ये फिगर फ्लावर लेके था। कंपोजिशन बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल सिंपल कुछ चीजों के चलते वो कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट की पेंटिंग में। तो कंपोजिशन वाइज सेम है, लेकिन हम जब उसके बारे में जानते हैं, देखते हैं क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई, हम उसमें एंट्री करते हैं। This is another Demoiselle d'Avignon by Picasso and Intervention by Faith Lincoln। यहाँ पे मैंने जानबूझ के वर्ड यूज किया इंटरवेंशन, क्योंकि ये क्रिटिक है। इंटरवेंशन ये क्रिटिक है फैथ लिंकन पिकासो के पास में, और वो इसलिए इसमें पिकासो को भी पेंट करती है। और इंटरेस्टिंगली उसने ये वर्क क्रिएट किया है, वो कपड़ों पे पैच वर्क भी यूज किया है, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी यूज करी है, और पेंटिंग तो आप देख सकते हैं कि कुछ इमेजेस डायरेक्टली पिकासो की लेके वहाँ पे लगाई है। सो दिस इज अ रेफरेंस टू पिकासो। ये हम सीधे बोल सकते हैं कंपोजिशन वाइज, लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन में अगर हम देखें तो पिकासो के वक्त में सारी इमेजेस एकदम फ्रंट में एकदम सामने सामने, लेकिन फैथ लिंकन के वक्त में फ्रंट में नहीं, वो मिडिल ग्राउंड में, फिगर्स थोड़ी मिडिल ग्राउंड में चली रही हैं और बैकग्राउंड में चली जाती हैं। फोरग्राउंड में पिकासो है, तो वहीं से हम देख सकते हैं कि फोरग्राउंड में पिकासो है, वो कहीं ना कहीं और उसे वो वाइट दिखाती है, और दूसरे फिगर्स को भी मतलब सिमिलर फिगर्स को वो ब्रेकअप करके सेम कंपोजिशन वैसे के वैसे ही वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। वैसे एक्चुअली उस इमेज वैसे के वैसे ही रिप्रेजेंट किया गया है, पेस्ट किया गया है, उसके ऊपर वो कुछ इमेजेस और पेस्ट करती है, जिस टाइप से हम लोग कोलाज या कुछ क्रिएट करते हैं टाइप से, जहाँ पे वो अपनी इमेज एज अ ब्लैक। और यहाँ पे पिकासो के ऊपर वो जो रिप्रेजेंट करती है वो है अफ्रीकन आर्ट, जिसको रिफर किया पिकासो ने, क्योंकि यहाँ मास्क वहीं से आया है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पिकासो का जो रेफरेंसेस था वो था अनकल्चर्डनेस या फिर वायलेंस, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे वो उसको क्वेश्चन करने के लिए उसे अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, अलग तरीके से वो क्वेश्चन कर रही है पिकासो। तो सेम इमेज को फोरग्राउंड में से बैकग्राउंड में ले जाती है, बैकग्राउंड से उसके ऊपर आगे दूसरे इमेजेस को फिक्स करती है और उनसे वो क्वेश्चनिंग शुरू करती है। तो एक्चुअली यहाँ पर वो अलग अलग पॉसिबिलिटी और टेक्निक जो मैंने ऑलरेडी बताया कि शी इज यूजिंग एम्ब्रॉयडरी, क्लॉथ डिफरेंट, जो एक अलग, यहाँ पे कैनवास नहीं है, यहाँ पे क्लॉथ पे पेंट किया गया है, यहाँ पे क्लॉथ पे वो पेंटिंग स्टिच की गई है, दमाजुल दे रही है उसको स्टिच किया, फिर उसके ऊपर वो अपनी इमेजेस पे पेंट कर रही है या पेस्ट कर रही है। सारे जैसे एप्लिक वर्क जो होता है ना, हम यूजुअली करते हैं एप्लिक वर्क एम्ब्रॉयडरी में, वही ये एप्लिक वर्क ही है, पूरा टेक्निक एप्लिक वर्क में, लेकिन कैसे वो इमेजेस दूसरे इसमें पेंट करके फिर उसको एप्लिक वर्क में करके वो डेवलप करती है। तो यहाँ पे टेक्निक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, मटेरियल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मटेरियल क्लॉथ है, टेक्निक एप्लिक वर्क है जो क्राफ्ट समझा जाता है, ज्यादातर औरतें करती हैं, वो फेमिनाइन लैंग्वेज समझी गई है, तो वो उसी चीज को यूज करके पिकासो को क्वेश्चन। तो ये एक और, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया इंटरवेंशन। दिस इज अनदर अटल्टा म्यूरल्स, मैं जानबूझ के लाई क्योंकि जस्ट एक इमेज ये रखा मैंने जानबूझ के,
ये पूरी वॉल होगी कम से कम 15 फीट के आसपास तो होगी, क्योंकि उससे ज़्यादा ही होगी ये वॉल। और आप देख सकते हैं पूरा म्यूरल, इसमें कोई कंपोजिशन, जैसे इनमें कंपोजिशन का सेंस है क्योंकि यहाँ पे फ्रेमिंग है, फ्रेम किया गया है, ईजल पेंटिंग है ये, इसमें फ्रेमिंग है या इसमें फ्रेमिंग है, फ्रेमिंग है। म्यूरल में वो फ्रेमिंग नहीं है, होती हो भी नहीं सकती कि म्यूरल में फ्रेमिंग तभी होती है जैसे लियोनार्डो दा विंची या फिर राफेल वगैरह की पेंटिंग में है, मतलब रेनेसांस में है। लेकिन अजंता वगैरह में हमें इजिप्शियन पेंटिंग में, अजंता में हमें कहीं पर भी फ्रेमिंग नहीं मिलती, स्टोरी पूरी ऐसे कंटिन्यूसली नहीं रहती। ये विनोद बिहारी मुखर्जी का म्यूरल है, हिंदी भवन में, शांति निकेतन में। टाइटल है मेडिवल सेंस। वो विनोद बिहारी है, मैंने स्पेलिंग BI कर दी, BEHAI। ये एक्चुअली फोटोग्राफ कभी भी नहीं हो पाता है क्योंकि ये बहुत छोटा सा लॉबी है, तो पूरा जिस टाइप से इसमें अजंता में किया गया था फोटो, उस टाइप से इसमें फोटो हो नहीं पाता। तो इसलिए ये जो इमेज है ये बुक्स में से काट के उसको फिक्स करके की गई है। अब यहाँ पे जो मैं अजंता पेंटिंग की बात कर, अजंता म्यूरल्स की बात कर रही थी, वो वाला नैरेटिव एस्पेक्ट जो है विनोद बिहारी मुखर्जी हैज अडॉप्टेड। फिगर्स आप देख सकते हैं अलग है पूरा वो, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब वो फ्रेमिंग नहीं है, स्टोरी सारे। और इसमें मेडिवल सेंस मतलब तुलसीदास, कबीर, सूरदास, रैदास, उन सब की स्टोरीज, और पूरा मतलब नरेशन एक दूसरे का वैसे ही डेवलप चलता है जैसे अजंता म्यूरल्स में चलता है। तो कैसे एक आर्टिस्ट हर एक चीज को डिफरेंटली लेता है। यहाँ पे रिवाइवलिज्म की हम बात करते हैं, लेकिन उन्होंने स्टाइल नहीं रिवाइव किया, उन्होंने नरेशन एस्पेक्ट जो था अजंता म्यूरल का उसको। तो हर एक हमें वो चीजें इंटरेस्टिंग तरीके से ऑब्जर्व अगर हम करेंगे तो हम एंट्री करते हैं। दिस इज अनदर पेंटिंग जो इंटरेस्टिंग है, अकबरनामा में है। ये पेंटिंग इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक्चुअली ये दोनों फोलियोज आप जोड़ेंगे तभी ये पूरी पेंटिंग होगी, क्योंकि ये रिवर के, ये वाला इस साइड का है रिवर की, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वो स्टार्ट हो रहा है और वो कंटिन्यू होता है इधर। यूजुअली हम ट्रिप्टिक ये बात करते हैं, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है डिप्टिक होना, मतलब 2 फ्रेम को एक साथ जोड़ के करना, या ट्रिप्टिक होना मतलब 3 फ्रेम को एक साथ जोड़ के करना। इंडियन आर्ट में या मिनिएचर पेंटिंग में, मिनिएचर नहीं बोलूंगी मैं, सॉरी, मिनिएचर टर्म एक्चुअली थोड़ा डेरोगेटरी टर्म है, हमें नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनियल अप्रोच के चलते यूज किया गया था। हमें यूज करना चाहिए मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स। ये मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स है। मिनिएचर उन्होंने जानबूझ के यूज किया था, जबकि वो अपने मिनिएचर पेंटिंग को मिनिएचर नहीं बोलते, वहाँ पे वो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स यूज करते थे। लेकिन इंडियन इसको वो हर समय मिनिएचर बोलते थे, तो मिनिएचर अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं बोलना चाहिए मिनिएचर, बट हमें यूज करना चाहिए मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स। इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स में हमें, या इंडियन ट्रेडिशन में हमें कभी भी डिप्टिक या ट्रिप्टिक या इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। लेकिन यह एक पेंटिंग है जहाँ पे नरेशन को, क्योंकि और ये अकबर के कारण ही हुई है, बिकॉज अकबर वांटेड दैट। और यहाँ पे आर्टिस्ट के नाम भी लिखे, बसावन आचार्य, ये तो आर्टिस्ट है जो अकबर के कारखाने में काम करते थे, जो पेंटिंग करते थे। तो यहाँ पे इसलिए आप तो देख सकते हैं कि दोनों पेंटिंग को दो, मतलब क्योंकि अकबर चाहते थे कि वो दोनों, मतलब पूरा स्टोरी नरेट हो कि कैसे अकबर ने हंटिंग किया, वो रिवर पर से कैसे निकले, वो सारा। तो इसलिए 2 फोलियोज, और इंटरेस्टिंगली दोनों फोलियो अकबरनामा में इसी टाइप से लगाए भी गए, क्योंकि तभी वो स्टोरी पूरी एक नरेट होती है। अब ये चीज कहाँ से आई होगी, तो हमें ये भी जानना है कि अकबर के टाइम पे उस वक्त पे बहुत सारे वेस्टर्न आर्ट्स आने शुरू हो गए थे, खासकर प्रिंट्स और, तो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट हो सकता है कि फेमिलियर तब रहा हो, क्योंकि बसावन ने बहुत सारे ड्राइंग्स भी किए हैं रेम्ब्रा के वर्क्स पे, राफेल के वर्क्स पे। रेम्ब्रा, खासकर रेम्ब्रा, क्योंकि डच लोग आ चुके थे, इटालियन नहीं आए थे, डच लोग आ चुके थे, तो डच लोग आ चुके थे, तो वो जो एलिमेंट है बसावन ने बहुत सारे, तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिफेंट, इसमें बहुत ज़्यादा रियलिज्म, नेचुरलिज्म, 3rd डायमेंशन लाइट एंड शेड को यूज किया गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो इधर ये पेंटिंग जिस टाइप से टेक्सचर और ये सब, ये बसावन
मैंने स्टडीज की थी, तो वो एलिमेंट हो सकता है कि वहाँ से आया हो। तो इसीलिए इस पेंटिंग में तो यहाँ पे फ्रेमिंग, भले ही 2 फोलियोज अलग अलग फ्रेम है, क्योंकि वो तो पेंटिंग में मुगल पेंटिंग में हमें देखते हैं कि वो फ्रेमिंग होगी ही, उसमें डेकोरेटिव फ्रेमिंग होगी, वो उनका स्ट्रक्चर था। लेकिन कैसे 2 इमेजेस एक साथ मिलके, इस टाइप से मैं जानबूझ के चाइनीज लाई हूँ, क्योंकि इंडियन चाइनीज यहाँ पे पेंटिंग का कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंट है, हम वेस्टर्न से नहीं कर सकते उसका कंपैरिजन, क्योंकि चाइनीज पेंटिंग में डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रेडिशनल चाइनीज पेंटिंग में डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए उसमें फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये रोल करके रखे जाते थे, और जैसे कोई आता है आप किसी को दिखाना चाहते हो तो उसको रोल करके ऐसा खोल के दिखाया। तो इसलिए जिस टाइप से हम पेंटिंग को एग्जिबिट करते हैं वॉल पे, वो कॉन्सेप्ट चाइनीज पेंटिंग में नहीं है। तो आप यहाँ पे लैंडस्केप है ये, लेकिन ये लैंडस्केप भी मेमोरी से ऑन द स्पॉट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो भी ताओइस्ट स्टोरी है पेंटिंग के, आर्ट के बारे में, कि आर्ट क्या है। तो ताओ का ऑब्जर्वेशन ये था कि आर्ट ऐसा है जैसे आप माउंटेन क्लाइंब करते हैं, तो आप डिफरेंट व्यूज माउंटेन के डिफाइन करते हैं, आप उससे डिफाइन करके लेके चलते। तो वो एक पॉइंट है, उसके हजारों पॉइंट्स होंगे पेंटिंग को करने के लिए या एक आर्ट को डिफाइन करने के लिए, एक सिंगल पॉइंट नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से लैंडस्केप कभी भी सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिप्रेजेंट एक्चुअली हो सकता है ये एग्जिस्ट भी ना करते हो, क्योंकि ये मेमोरीज है और उनको रोल करके रखा जाता था। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे कहीं पर भी एम्फेसिस हम जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, जिस पे बहुत एम्फेसाइज, एक इधर आपको एम्फेसिस मिलता है और एक इधर मिलता है, बीच में आपको पूरा खाली एरिया मिलता है। ये वाली भी चाइनीज पेंटिंग है। तो ये जो चीजें हैं, आधे से ज्यादा एरिया आपको खाली मिलेगा। वो एलिमेंट जो है वो पेंटिंग क्या है चाइनीज के लिए वो डिफरेंट है, इंडियन आर्टिस्ट के लिए डिफरेंट है, वेस्टर्न आर्टिस्ट के लिए डिफरेंट है, कंटेम्परेरी आर्टिस्ट के लिए डिफरेंट है, ट्राइबल आर्टिस्ट के लिए डिफरेंट है, फोक आर्टिस्ट के लिए डिफरेंट है, जेंडर्ड एक्सप्रेशंस भी डिफरेंट हो जाते हैं पेंटिंग में। तो ये सारी इश्यूज जब हम, मतलब हमें केवल एक एंट्री पॉइंट चाहिए विजुअल को देखने के लिए, और फिर हम अंदर एंटर होते होते जाते हैं। ये मैं जानबूझ के लाई हूँ क्योंकि 2 पोर्ट्रेट्स, 2 रूलर्स, दोनों अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के शुरू। यह है जहांगीर को रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे नेपोलियन का पोर्ट्रेट है। अब यहाँ पे नेपोलियन ने अपने आप को पूरा बिल्कुल इस टाइप से कि वो अटैक करने के लिए, डेविड न्यू क्लासिकल आर्टिस्ट उसने किया था ये पेंट पोर्ट्रेट, जिस कि आगे बढ़ो लाइक दैट काइंड ऑफ पूरा। जबकि जहांगीर ने अपने आप को सिटिंग ऑन टाइम आवर ग्लास ना, तो वो अपने आप को, जहाँ पनाह का मीनिंग भी वही हो जाता है ना, जो पनाह देता है। तो ही सिटिंग ऑन टाइम, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो टाइम पे बैठा है, पीछे सूरज भी है, चांद भी है, मीन्स स्पेस को भी वो कंट्रोल कर रहे हैं। कितने सारे डिफरेंट रेशियल आइडेंटिटी के लोग कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हैं। तो अपने आप को रिप्रेजेंट भी कैसे रूलर करवाते वो भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस, मतलब हम पेंटिंग में एंटर करेंगे तो हमें मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं सिंपल से बता रही हूँ ना, ये आवर ग्लास है जो टाइम को डिफाइन करता है, उसके आसपास 2 एंजल्स भी हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऊपर भी 2 एंजल्स हैं जो यहाँ से एरोज होते, और वो आवर ग्लास के ऊपर बैठे हैं जहांगीर। एंड देन यहाँ पे आपको पानी भी दिखेगा, आपको जमीन भी दिखेगी, बहुत सारे डिजाइन्स भी है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, एंड दे आर गिफ्टिंग। तो और वो भी डिफरेंट रिलीजन के भी लोग हैं, अलग अलग चीजें भी वो दे रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन हम अगर सिंपल करते जाते हैं तो हम उनके डिफरेंट, ये पॉलिटिकल पोर्ट्रेट है, दोनों पोर्ट्रेट्स पॉलिटिकल है, क्योंकि पावरफुल दिखाना है कि ये दोनों पोर्ट्रेट पॉलिटिकल है। तो किस टाइप से पोर्ट्रेट्स को डिफाइन, मैंने एक पहले भी पोर्ट्रेट दिखाया ला मेनिनास और वो, और इधर रूलर के पोर्ट्रेट्स भी होते हैं। किसी को अगर कुछ पूछना है तो ओपन है। होप मैं कुछ
इंटरेस्टिंग बोल पाई हूँ, बता पाई हूँ। बहुत धन्यवाद मृणाल जी, बहुत अच्छे से आपने तफसील से बयां किया, सब बताया। अब गुजारिश है, आप लोग पार्टिसिपेंट्स कुछ पूछना चाहते हैं तो हाथ रेस करिए या क्वेश्चन आप इसमें अपना डालिए, या तो आपको अनम्यूट करूंगा फिर आप सवाल करिए, और थोड़े से छोटा सवाल करिएगा प्लीज। आप कोई सवाल पूछना चाहता है? ओके, हेलो। हाँ जी, पूछिए। थैंक यू मृणाल जी फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। आई एम अ नॉन आर्ट स्टूडेंट, बट मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मैं काफ़ी एग्जीबिशंस वगैरह विजिट करती हूँ, और मेरा एक मतलब बेंच है इसकी तरफ। तो व्हाट बुक्स कैन यू सजेस्ट मी फॉर, लाइक आपने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे आर्ट स्टूडेंट्स हैं, तो मे बी जो टर्मिनोलॉजी वो समझते हैं मैं नहीं समझ पाती हूँ। So what basic books or something can you suggest for, you know, understanding everything and visual जो आपने बोला अपनी ability बढ़ाने के लिए? विजुअल पहले तो आप है ना, मैं ये बोलूंगी ऑनलाइन आपके पास अगर नेटवर्क कनेक्शन अच्छा है और ये तो आप तो पहले तो आप विजुअल्स देखना शुरू करिए, क्योंकि अभी मुझे अब नहीं पता कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड है ना। बुक्स तो बहुत और बहुत महंगी बुक्स भी आर्ट फील्ड की, मैं इसलिए बहुत किसी को सजेस्ट नहीं करती कि बुक्स ज्यादा खरीदे। ऑनलाइन बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर सकती हैं, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड है। जैसा आपने कहा कि हम बहुत सारी चीजों को अपने इंटरेस्ट के थ्रू व्यू करते हैं, कि मुझे ये पेंटिंग नहीं पसंद आई बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरे हर इंसान की कंडीशनिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो व्यू करता है। So right now I'm not in a position to say कि है ना, और नहीं मैं ये करना चाहती हूँ, I want to be like open towards it and maybe later on say कि हाँ मैं इस तरह के work में interested हूँ। I think that would be better. Right. I think that would be better that you keep yourself open. Right. And see whatever you like. And naturally, it's exactly like in literature also, na? We start reading one author. Right. उसमें interested होते हैं. Then from that author we go to other author. Right. तो वैसे ही पेंटिंग में, आर्ट में। Thank you so much. Rishabh is asking, Madam, can you please elaborate what is the difference between watching a painting directly and watching it from image? Okay, what I was trying to say that when you look at image, you don't come to know, because see, when I'm looking at you now, your image is in front of me. I can see that you are in room sitting backside. There's a false ceiling and everything, but the texture I won't come to know, which you may come to know the moment you are seeing that. Same thing, right? In painting, when we see original painting, we see that texture, color का quality, कौन सा color, कितना thickness है, कितना उसमें वो बाहर आ रहा है 3 dimension। जैसे टिशियन की पेंटिंग्स में बहुत सारा होता है, he applies thick colors और बहुत layers है। जब ओरिजिनल दिखते हैं, देखेंगे तो आपको एक के पीछे एक दूसरा कलर दिखता है, जो हमें इमेज में नहीं दिखेगा। That's the difference. Ma'am, I have one more question. It is about that one sculpture that is sold recently. Salvatore Garau, I guess, he sold an invisible sculpture that he says it is a Buddha and it is made of spirit and soul. So I don't really get what kind of art it is. It is a bit controversial question. I don't really like. It's much more a conceptual. It's a much more a conceptual work. वो इसका भी हुआ था, the graffiti artist Banksy ने भी किया था। जैसे he exhibited his work in a gallery, ना graffiti work, लेकिन जैसे किसी बायर ने वो ऑक्शन हाउस से खरीदा, उसने उसमें कुछ इस टाइप से फिक्स किया था कि उसने दूसरे फिर उसको चला दिया, right? That is they are intentionally doing, they are very consciously doing, they are actually questioning the way markets works. तो conceptual एक critic है जो आर्ट मार्केट कैसे वर्क करता है, वहाँ पे किस टाइप की चीजों को, क्योंकि स्कल्पचर पे भी आप स्कल्पचर में एक सॉलिडिटी इमेजिन करते हैं, डिमांड, दैट इज एक्सपेक्टेशन कि एक सॉलिडिटी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, एंड ही इज क्वेश्चनिंग दैट बाय गिविंग कि देयर मींस आई हैव थॉट क्या इसमें ऑब्जेक्ट ये एक वर्क क्रिएट किया, लेकिन मैं इसलिए सेल करना चाहता हूँ, आप खरीदो। मैं उसको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि बुद्ध का इमेज है जो है। So it's a more conceptual critique on the whole art market. I want to ask that when I paint onto a canvas or any surface, even if
after including all the elements and principles and looking after everything properly, sometimes it happens that I'm not satisfied with my work. And मैं बहुत देखती हूँ उसको, पर मुझे पता नहीं चल पाता कि what is the reason, मैं उसको सही कैसे करूँ, मैं satisfy क्यों नहीं हूँ. And everybody gets happy with my work, but I am not satisfied with my work. So how to find out that why I am not getting that feeling from my work? एक्चुअली साक्षी में केवल ये कहना था कि जब हम कुछ भी विजुअलाइज करते हैं, हम जब भी कोई इमेज या कुछ भी बनाते हैं, दैट कम्स फर्स्ट इन अवर माइंड, नॉट ऑन द कैनवास, नॉट ऑन द सरफेस. हम उसे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं कैनवास पे, हम उसे फॉर्म देने की कोशिश करते हैं कैनवास में या स्कल्पचर में या कहीं पर भी. नेचुरली हमारे माइंड में जो है, हम उसको अगर उस तरीके से जैसा है उस तरीके से ला नहीं पाते तो वी आर डिससेटिस्फाइड, राइट? And until unless we are not able to get it, we don't feel comfortable. It's simple that. So you, for that reason, you have to understand कि तुम क्या सोच रही थी, किस टाइप से तुम उसको लेना चाह रही थी. Then you can think about that really that kind of way it is coming or not. I think I answered to you. एक और क्वेश्चन है चैट में, कोई मुनाज़ा अली ने लिखा है. Okay. Good evening, ma'am. In the first painting, Cathedral by Jackson Pollock, we could only see the scribbling and movement of paint, which is contrary to the title. So how to justify? Actually, there's no need to justify between the title and the painting, especially in many times in abstraction or many of the other works. Because the moment you start to see the title, you expect कि वो का वही वैसे का वैसे ही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं होता. एक बार जैसे टाइटल आर्टिस्ट अलग तरीके से देखता है, it doesn't have anything to do with the images, especially in abstraction many times, and especially in Jackson Pollock. क्योंकि जैक्सन पोलॉक का तो जो वर्किंग स्टाइल है उसमें he never paint मतलब पूरा कैनवास रोल नीचे फैला के सारे कलर्स ड्रिप करके पूरा करके, then what he want, he used to cut the canvas. तो उसमें कहीं पे भी कोई उस टाइप से है नहीं. He was more enjoying the process of creating that composition. Is not, and later on he give title whatever he want to do, cathedral or anything. He doesn't justify. वहाँ पे हमें कई बार आर्टिस्ट के इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानता है कि आर्टिस्ट किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना चाहता है. ठीक है? Okay. Now last question. आखिरी सवाल. सर मैं पूछ सकती हूँ? कौन है आप, नाम बताइए. मैं सुनीता वर्मा हूँ. सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैम से कि हम पेंटिंग में सिंबल से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं सीधे सीधे, कि कौन सी चीजें कैसे एक्सप्लेन करती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे विजुअल होते हैं. तो डायरेक्ट उस पॉइंट तक पहुंचने के किस तरह के रास्ते हैं जो हमारे विजन को बहुत डीपली उस तक पहुंचा दे? डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट हुआ तो वो आर्ट नहीं होगा, वो बिल्कुल डायरेक्ट एक्सप्रेशन. जैसे मैं बोलूं मुझे भूख लगी है, ये मेरा डायरेक्ट एक्सप्रेशन है. लेकिन अगर मैं इसको कुछ और अलग म्यूजिकली या फिर कोई पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस करती हूँ तो वो मेरा, क्योंकि हर समय आर्ट में हम जब बात करते हैं, हम बात करते हैं हिडन मीनिंग्स की, बहुत सारी चीज़ों की. तो वहाँ तक हमें जाना ही होता है ना. वो हम सामने जो इमेजेस है उसको लेते हुए हम उसमें अंदर एंटर करते करते जाते हैं. जैसे सिंपल मतलब मैं माइंड में अभी एकदम से ये रुदाली का गाना है, दिल हुम हुम करे, का कोई मीनिंग नहीं है. हुम शब्द का कोई मीनिंग नहीं है ना. लेकिन हुम एक एक्सप्रेशन को, कि घबराहट या उसको एक्सप्रेस करता है जी. खालीपन, तो वो तो सेकेंडरी या थर्ड मीनिंग है ना जी. तो वो एक बात है जो हमें आर्ट में कभी भी मतलब डायरेक्टली नहीं देना चाहिए, मजा नहीं आता. क्योंकि सामने के सामने सब चीजें, तो फिर क्या है वो उसमें देखना. मैंने ऐसा आपसे इसलिए पूछा कि मेरे प्रोफेसर से कहते थे कि यू यूज वेरी लेस लाइन एंड एक्सप्लेन टू द पॉइंट. तो ये चीजें मेरे मन में रह गई. तो मुझे और जो आपने मुझे समझाया, नहीं एक्सप्लेन नहीं, मतलब मेरा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को टू द पॉइंट
लेस लाइन में करो, तो बहुत सारे जैसे पिकासो की लाइंस है, हुसैन की लाइंस, इस तरह से हमें वो एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं। हाँ नहीं वो ठीक है, मैं नहीं जानती वो किस हिसाब से देते होंगे, लेकिन ये मैं बोलूंगी कि जरूरी नहीं कि हर आर्टिस्ट के पास लाइन ही सबसे स्ट्रॉन्ग। आई नो मेनी आर्टिस्ट हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन लाइन एट ऑल, है ना। अब ये हो सकता है कि एज ए टीचर, ये कई बार होता है एज ए टीचर, जब हम किसी को सिखाते हैं तो हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट एक ही चीज को ज्यादा स्ट्रांगली यूज करता है, दूसरा नहीं करता है, तो उसको कि तुम ये भी देखो, वो डाइवर्ट करने के लिए कई बार बोला जाता है, तो ये भी हो सकता है, राइट। एक मिनट, ये नौरीन का क्वेश्चन है, एज एन आर्ट स्टूडेंट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी टू सी विजुअल एस्पेक्ट्स और द कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द पेंटिंग बोथ व्हाइल क्रिएटिंग एंड वीविंग इन आर्टवर्क। आई विल से बोथ, कॉन्सेप्चुअल भी और विजुअल भी, क्योंकि आप विजुअल के थ्रू ही कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं और विजुअल अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, तो मैं कॉन्सेप्चुअल को विजुअल से अलग कभी भी नहीं करूंगी, दोनों सेम है, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। Ma'am, I started making abstract painting nowadays, so I want to ask you that how can we make it attractive? आर्टवर्क में अट्रैक्टिव तभी होगा जब आप अपना जो भी कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अगर वो पूरा इफेक्टिवली आ जाता है, देन ऑफ कोर्स इट इज अट्रैक्टिव। एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिरदौस का, वो फिरदौस, ये आर्टिस्ट का एक्सप्लेनेशन जरूरी है या व्यूअर का? एक्चुअली दोनों एक्सप्रेशंस अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्यूअर का अपना व्यू है, आर्टिस्ट का अपना व्यू है। आर्टिस्ट की कोई अथॉरिटी नहीं होती है, जब वर्क एक्सिबिट हो जाता है फिर व्यूअर अपने, कहीं पे भी ट्रूथफुलनेस की कोई इशू ही नहीं है पेंटिंग में या किसी में भी, क्योंकि आर्टिस्ट को जो एक्सप्रेस करना था आर्टिस्ट ने एक्सप्रेस कर दिया, वो एग्जिबिट हो गया। अब व्यूअर का व्यूअर क्या उससे लेना चाहता है, व्यूअर उससे क्या एक्सपेक्ट करना है, मतलब कैसे रीड करता है, वो व्यूअर का अपना चॉइस है, वहाँ पे आर्टिस्ट का कोई होल्ड नहीं, दोनों अपने आप में वैलिड। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं गुजारिश करता हूँ आर्ट डिजाइन टीचर्स फोरम की ओर से सबा इफ्तिखार जी को, जो खुद भी एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और एक अच्छे स्कूल में आर्ट टीचर हैं, कि आप आभार के साथ में सेशन कंक्लूड करें। सबा जी। गुड इवनिंग मैम, और सबको गुड इवनिंग। मैम बहुत ही एनरिचिंग, बहुत अच्छा आपका सेशन रहा। इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे मैं भी आपसे यही पूछना चाहती थी कि हम जब कोई भी पेंटिंग को देखते हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, तो किसी और आर्टिस्ट के काम को, तो उसका उसके बारे में, आर्टिस्ट के बारे में जानना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, उसको और अच्छी तरह से समझने के लिए। ऐसा मैं जरूरी तो होता है जी। आई थिंक कि वो आर्टिस्ट का पर्सनल व्यू भी बहुत मतलब जानना जरूरी है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि उसको मानना जरूरी है, जी जी बिल्कुल, जानना जरूरी है। आप माने न माने, आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, आप उसको क्रिटिक कर सकते हैं, आपको पसंद आए तो, ना पसंद आए तो बिल्कुल रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जानना जरूर, बिल्कुल उस तरह से और अच्छी तरह से समझना। लेकिन वो फाइनल ट्रूथ नहीं है कि आर्टिस्ट जो बोल रहा है वही सही है, वो नहीं है। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम आपका इतना अच्छा सेशन अटेंड कर सके। आप प्लीज़ हम लोगों को आइंदा भी, आगे भी ऐसे मौके दीजिए। वी वुड रियली लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग फ्रॉम यू, और अपनी नॉलेज हम और बढ़ाएं और इसको अपने लर्निंग में और सिखाने में हम उसे यूज़ कर सकें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम। प्रस्तुतिकरण मृणाल जी आपका बहुत ही विस्मृत करने वाला रहा, और ऐसा फील हो रहा है कि हम आपके साथ जैसे यात्रा कर रहे हैं और बस एक अंदर से एक इनर्शिया है जो टूट रहा है धीरे धीरे, और एक बहुत साधारण लेकिन बहुत पेचीदा मसले को जिस तरह से सुंदर तरीके से आपने बताया, तो बहुत ही बढ़िया रहा। और ये लग रहा है कि आपको सुनते ही जाएं, और मैं आपके प्रस्तुतिकरण से आपके छात्रों तक पहुंच पा रहा हूं कि उनके पास कितना बड़ा, कितना रिच रिसोर्स है, और सचमुच ये बहुत ही माइंडफुलनेस सत्र रहा है। तो बहुत शुक्रिया आपका।